हेलो एवरीवन, दिस इज लेसन नंबर 8। और इसके पहले हम लोगों ने कुल 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे जुड़े जो करंट अपडेट्स थे वो हमने कर लिए हैं। और यहाँ हम लेसन नंबर 8 पे हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है वो पार्टिकल फिजिक्स है। और पार्टिकल फिजिक्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स पे कुछ अपडेट्स हैं, लीगो वगैरह के ऑब्जर्वेटरीज में लेकर। फिर जैसे कि न्यूट्रिनोज शॉक का कॉन्सेप्ट है, पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 8 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चैप्टर का नाम है पार्टिकल। मैं डॉक्टर रवि अग्रही आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि मैं आपको वो लिंक बताता हूँ जहाँ पर वीडियो अपलोड करने के ठीक साथ ही साथ मैं टेलीग्राम के लिंक भी शेयर कर देता हूँ। सॉरी, वो पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। उस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल पर आप जाओगे। ओके, डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल, वहाँ पर हर वीडियो के ठीक पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यानी ये जो करंट अपडेट है इसका पीडीएफ आपको ठीक इस करंट लेक्चर के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउट निकाल लेना, और अगर डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ सकते हो तो वहीं से पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल वेस्ट योर टाइम। ओके। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है तो वैसे करंट अपडेट्स, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए आपको स्टैटिक समझना होगा। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होगी आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस द स्टैटिक ऑल्सो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार जो टॉपिक्स है, एक बात और बता दूं, हमने इसमें यूनिवर्स के पार्ट को कवर नहीं किया है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स वैसे भी ज्योग्राफी में भी आता है। ठीक है, मैंने अप्लाइड एरियाज को पकड़ा है। इसमें पार्टिकल फिजिक्स के बारे में हम लोग बात यहीं करेंगे, या मतलब यहीं पर करेंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो यूनिट नंबर 8 में जब बुक है उसमें यूनिवर्स के बारे में भी लिखा गया है। और यूनिवर्स वैसे मैं क्लास में भी जनरली नहीं ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे लियोंग पढ़ते हैं या एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9 की किताब उठाते हैं ज्योग्राफी की, तो आपको पहला चैप्टर बाय यूनिवर्स मिलता भी है। ठीक है? तो ये सारा का सारा जो अपडेट्स है वो पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिग्स बोसॉन के बारे में। देखो, हिग्स बोसॉन में दो नाम है यहाँ पे। एक नाम है हिग्स का और एक दूसरा है बोसॉन का। ये जो हिग्स है ना, ये असल में पीटर हिग्स का नाम है। और पीटर हिग्स का नाम है। और जो बोसॉन टर्म है ना, ये प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस जी से आता है। ये नाम जो है ये आता है प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, जो देश के बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि आइंस्टाइन के कोर ग्रुप के मेंबर भी थे। आइंस्टाइन के साथ ये रिसर्च किया करते थे। तो यार इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरम भी लाया है, सुना होगा, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, जिस पर यूपीएससी ने 2018 के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पर, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पढ़िएगा अगर आप, किताब आपके पास होगी मैकग्रा-हिल वाली मेरी, तो वहाँ पे मैंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, के बारे में मैंने लिखा। पर ये टॉपिक उससे नहीं जुड़ा है, ये टॉपिक है हिग्स बोसॉन से। तो हिग्स बोसॉन में दो साइंटिस्ट हैं, द वन इज द पीटर हिग्स एंड सेकंड इज व्हाट, दैट इज द प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। ओके, और जो हिग्स बोसॉन है, ये हिग्स बोसॉन जो कण होते हैं उसी को हम गार्ड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। गार्ड पार्टिकल या ईश्वर कण भी आप कह सकते हैं। अब आप सोचोगे ये टॉपिक क्यों मैं बताने जा रहा हूँ। असल में क्या है कि पीटर हिग्स की हाल ही में डेथ हुई है, फिलहाल 2024 में हुई है। तो अब तो साल गुजर गया, लेकिन फिर भी उनकी वजह से टॉपिक जो है वो चर्चा में रहा है। दुनिया में सबसे पहले अगर बात करें गार्ड पार्टिकल के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, वे सत्यनाथ बोस साहब ही थे। लेकिन लोगों को ज़्यादा समझ आया नहीं। बाद में उसी चीज़ को पीटर हिग्स दोबारा समझाते भी हैं ज़्यादा डिटेल में। और आगे चलकर पीटर हिग्स को इसका नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है कुछ और साइंटिस्ट के साथ मिलकर, गार्ड पार्टिकल के डिस्कवरी या इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। लेकिन फादर ऑफ गार्ड पार्टिकल हम अभी भी सत्यनाथ बोस को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सत्यनाथ बोस साहब ने ही इन्फॉर्म किया था गार्ड पार्टिकल के बारे में। अब आप पूछोगे कि सर ये गार्ड पार्टिकल इतना इंपॉर्टेंस क्यों है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो गार्ड पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। और उसमें से एक जो टर्म है जो पीटर हिग्स का नाम है, जिनकी डेथ हुई उसकी वजह से पीटर हिग्स की वजह से मैं इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे और मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ओके, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इसी गार्ड पार्टिकल की वजह से हर चीज़ के अंदर मास होता है। तो मास एक्सिस बिकॉज ऑफ गार्ड पार्टिकल, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर गार्ड पार्टिकल है, गॉट इट, मान लो अगर गार्ड पार्टिकल है
तो गाढ़ पार्टिकल है तो क्या है, मास है, समझिएगा। और मास है किसी चीज़ में तो उसमें एनर्जी है, मतलब बिना मास की एनर्जी हो ही नहीं सकती। और अगर एनर्जी है तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी उसका एग्जिस्टेंस है, यानी उसका वजूद है। इस ब्रह्मांड में अगर कुछ भी है, एक छोटा पार्टिकल, प्रोटॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, बहुत छोटे होते हैं ना, और एक बहुत बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट जैसे कोई सेलेस्टिकल बॉडी ले लो, है ना, सेलेस्टिकल बॉडी ले लो। अब सेलेस्टिकल बॉडी जैसे मैंने कहा जुपिटर ले लो, अर्थ ले लो, इन सब चीज़ों में मास इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, गार्ड पार्टिकल होता है। और इसी गार्ड पार्टिकल को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए, है ना, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने का एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, सर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि बड़ा पॉपुलर रहा है, यूरोपियन एक्सपेरिमेंट है। ये एक फ्रेंच नाम है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। और जगह है स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा, स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा, बॉर्डर नियर जेनेवा। तो ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है, और इसका इंग्लिश नाम है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ओके, बहुत बड़ा प्रयोग है और यूरोपियन कंट्रीज में लीड करती है। इवन भारत भी इसका एक एसोसिएट मेंबर है, 2016 के आसपास है भारत इसका मेंबर, और भारत इसके लिए काम कर रहा है, गार्ड पार्टिकल से जुड़े जितने भी एक्सपेरिमेंट है। तो ये रहा पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड इस हिग बोसॉन से लेकर जो मुझे आपको बताना था। अब देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स वगैरह में, थोड़ा स्टैटिक था जो मैं क्लास में कवर करता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ समझा दे। ये हैं पीटर हिग साहब, और 90 प्लस की एज थी इनकी जब इनकी डेथ हुई है। ओके, और नोबेल लॉरिएट्स हैं तो नोबेल प्राइज़ मिलता है। हिग्स फील्ड के बारे में इन्होंने बताया था 1964 में। ओके, उन्होंने बोला कि हर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, मास होता है, और इसी कंसेप्ट को हिग बोसॉन चल के बोला गया। उनकी जो थियरी थी जो उन्होंने गार्ड पार्टिकल को लेकर जो दिया, उसे 2012 में जब सर्न एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना, सर भी मैं आपको बता रहा था, यूरोप ने इस पर प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव किया है। सोचो, जिस कंसेप्ट को ये 1964 में दे रहे हैं, ओके, उस समय थियोरेटिकली चीज़ों को दिया जा रहा है। उस समय कोई पैसा नहीं था, कोई रिसर्च नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई लेबोरेटरी नहीं था। उन चीज़ों को 2012 में प्रैक्टिकली प्रूफ किया जा रहा है। आप इन साइंटिस्ट को समझते क्या है? अब देखो, आइंस्टाइन 1915 में देते हैं जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और बताते हैं ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, और 2015-2016 में जाके प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं ग्रेविटेशनल वेव है, यानी 100 साल लग गए उन चीज़ों को समझने में। आप समझिएगा जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो कितने जीनियस वो लोग रहे होंगे, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग के वजह से ब्रह्मांड को समझा देते हैं। बाद में चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करके प्रूव करते हैं, यार वो तो सही बोल रहे थे, वो एकदम सही, वो थियरीज, वो सारे कॉन्सेप्ट्स। तो वही कह रहा हूँ कि 2012 में सर्न एक्सपेरिमेंट जो है यूरोप में, वही स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा, वहाँ भी चीज़ें प्रूव भी होगी, यहाँ होती है। अब देखो ऐसा है कि जो सर्न एक्सपेरिमेंट है ना, उसके अंदर बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं, उसके बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं। डिटेक्टर्स मतलब जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उन डिटेक्टर्स के अंदर बहुत पावरफुल पावरफुल कैमरे होते हैं। उन कैमरे की मदद से बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। उनमें से कुछ डिटेक्टर्स के नाम आपके सामने से एटलस और सीएमएस। ओके, और एटलस और सीएमएस जो डिटेक्टर्स हैं जो सर्न एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूरोप में हुए हैं, स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा में, इसके अंदर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके ये जो इन्होंने कंसेप्ट के बारे में बताया पीटर हिग्स ने, हिग बोसॉन वगैरह का जो कंसेप्ट था वो वहाँ पर प्रूफ भी हुआ है। एटलस और सीएमएस जो डिटेक्टर्स हैं, आपको कुल बताऊँ टोटल 6 डिटेक्टर्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जहाँ पे हम गार्ड पार्टिकल वगैरह की स्टडी करेंगे। तो उसमें से एटलस सीएमएस 2 हैं, इसके अलावा और भी एलएससी भी है ना, सॉरी 4 डिटेक्टर्स हैं जो बड़े कॉमन हैं, एलाइस, एटलस, सीएमएस और एलएससी भी। विदोल बता देता हूँ, एक एलाइस है और एक एलएससीबी। एलएससीबी के बारे में भी हम आगे आपसे बात भी करेंगे। और 2 आपके सामने एटलस और सीएमएस है, जिसके अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। और इसी के काम के लिए इन्हें 2013 में नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है विथ फ्रेंकवाइज एंगलर्ड के साथ। ओके, तो ये एक पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है जो आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ में था, तो मैंने कहा आपको बता देना ज़रूरी है। अब देखो, इस ब्रह्मांड को अगर समझना है तो आपको जाना होगा फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ। फंडामेंटल पार्टिकल्स वही जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, यानी ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे छोटी यूनिट्स आप कह सकते हैं। अभी तक इससे छोटी चीज़ें हम नहीं पहुंचे, इसलिए उनको हम फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स तो फिर भी बड़े होते हैं, उनसे भी छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनको हम फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। पता है ये टोटल कुल कितने हैं? 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जो पूरे फिजिक्स में नोन है, पूरे फिजिक्स में नोन है। और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल के बेसिस पर हम पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं।
तो फिजिक्स में जो टेक्निकली हम चीज़ों को, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स की मदद से कर रहे हैं। जैसे क्वार्क्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, म्यूऑन्स है, बोसॉन्स है, न्यूट्रिनोस है। इस तरह कुल मिला के 17 है, 17 है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे छोटे यूनिट्स हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों को समझते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे क्वार्क है, लेप्टॉन्स है, मुऑन्स है, बोसॉन्स है ना, ये सारे के सारी चीज़ें, ये उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम है। ओके, अब हिग्स फील्ड एंड द मास रिलेशंस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रॉड, एंगलर्ट और हिग्स मैकेनिज्म्स, इन्होंने सीधा बताया कि मास जो है अराइजेस फ्रॉम द पार्टिकल इंटरेक्शन विद द हिग्स फील्ड। तो जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं हिग्स फील्ड के अंदर, ओके, वहाँ पर मास आता है। ओके, तो एक हिग्स फील्ड के बारे में जो जानकारी इन्होंने, पीटर हिग्स ने दी थी, ओके, जो सीधा बता रहे हैं कि मास अराइजेस फ्रॉम द पार्टिकल इंटरेक्शन विद द हिग्स फील्ड्स, ठीक है ना। तो हिग्स फील्ड्स में जो पार्टिकल दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनमें जो मास आता है वो उन्हीं की वजह से आता है। आपको इसको और क्लियर बताऊं तो, जैसे मैं अभी कह रहा था, 17 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो दो तरह के होते हैं ना, समझना। एक जिसको हम कहते हैं मैटर पार्टिकल, एक जिसको हम कहते हैं मैटर पार्टिकल, और दूसरा जिसको हम कहते हैं फोर्स पार्टिकल, फोर्स पार्टिकल। ओके, मैटर पार्टिकल की कुल संख्या 12 होती है आउट ऑफ 17, और जो फोर्स पार्टिकल की कुल संख्या जो होती है वो 5 होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूँ तो, जैसे क्वार्क है, तो क्वार्क एक मैटर पार्टिकल है जो 17 है, और एक जैसे मैंने कहा बोसॉन, जो गार्ड पार्टिकल बोल रहे हैं, ये एक फोर्स पार्टिकल है। और यही फोर्स पार्टिकल ऐसा है जो कि सारे के सारे मैटर पार्टिकल को बांध के रखता है, और उसी वजह से यानी सारा का सारा पार्टिकल दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होता है, और फाइनली वहां पर उसका एक मास होता है, एग्जिस्ट होता है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये मैं ना एक प्रोटॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो ये मान लो एक अप क्वार्क है, ये मान लो एक और अप क्वार्क है, ये मान लो एक डाउन क्वार्क है, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने मुझसे स्टैटिक पढ़ा उनको हर चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। हाँ सर, आपने बताया था कि प्रोटॉन जो होता है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। अभी आगे इस बारे में और बात करेंगे। तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। असल में जैसे क्वार्क्स वगैरह होते हैं ना, एक तरह के क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, इनकी स्पिनिंग होती है, बिहेवियर ऐसे और ऐसे होते हैं। तो ये अप होता है, ये डाउन। जैसे इलेक्ट्रॉन, आपने अगर 9th 10th में पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होती है किसी सबसेल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह का बिहेवियर आपको क्वार्क्स वगैरह में मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ना, इनके अंदर भाई क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, यही सारी चीज़ें तो पाई जाती हैं, उनका अपना स्पिनिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। और इनको जोड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं, इनको जोड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखो, इनको बीच बीच में जो जोड़ रही हैं वो क्या है, ये आपके बोसॉन्स हैं, ये आपके बोसॉन। तो बोसॉन एक तरह के फोर्स पार्टिकल हो गए, और इसी की वजह से इन पूरी की पूरी चीज़ें जुड़ती हैं, और अंतिम में जाके क्या आता, मास आता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ लिखी गई कि मास अराइजेस फ्रॉम द पार्टिकल इंटरेक्शन विद द हिग्स फील्ड, और ये पूरा का पूरा हिग्स फील्ड का कंसेप्ट यही है। हिग्स ने इस सारे कंसेप्ट को बताया, एक हिग फील्ड के अंदर जो मैटर पार्टिकल है फोर्स पार्टिकल के साथ जुड़ते हैं, और उसी की वजह से इसमें मास आता है, और ये प्रोटॉन का अपना एक मास है, जो आपको यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की, जिस कंसेप्ट को यहाँ बताया गया। ओके, और स्ट्रॉन्गर अगर इंट्रैक्शन है, अगर ये इंट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा उसमें मास होगा। ये लॉजिक है, इसको समझिए, जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा उसमें मास होगा। ओके, फोटॉन्स में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फोटॉन यानी जो लाइट्स की यूनिट्स होती हैं, वो, उनमें मास नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट इंटरैक्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, बोसॉन, इन सब के बारे में देखोगे तो ये इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए इनमें मास पाया जाता है। ये एक डिफरेंस है जो फोटॉन्स, जो लाइट की यूनिट्स हैं, फोटो, फोटो मीन्स लाइट्स, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना फिजिक्स में, तो चीज़ें पता है। अब हिग्स बोसॉन के फीचर्स क्या हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये ठीक है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है हिग्स बोसॉन्स, और ये एलिमेंट्री सब पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो दिया गया, इवन आपको बताऊं, ब्रह्मांड को समझने के लिए, यूनिवर्स को समझने के लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, डिफरेंट थियरीज और मॉडल्स दिए गए, डिफरेंट थियरीज और मॉडल्स दिए गए। इस पे क्वेश्चन 2016 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा भी है। ओके, डिफरेंट थियरीज एंड मॉडल्स दिए गए। इवन एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गई बुक मेरे पास। इवन इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ गया पार्टिकल फिजिक्स वाला चैप्टर। चैप्टर आसान नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग तो करंट अफेयर्स वाले हो, आप लोग इन सबको को पढ़ोगे भी नहीं। देखो, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ गया,
क्वेश्चन पेपर देखने से ना मतलब मज़ा आ जाता है, लिटरली बता रहा हूँ। और मैं यहाँ कोई हड़बड़ी तड़बड़ी में तो पढ़ाने आया नहीं हूँ, आराम से पढ़ो, ठीक है। ये देखो, पेज नंबर 454 पे एक क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है यूपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कर रहा है द टर्म्स इवेंट हॉराइजन्स, जैसे कुछ टर्म्स हैं, इवेंट हॉराइजन्स, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, और एक और टर्म है, इसका नाम है स्टैंडर्ड मॉडल ना, स्टैंडर्ड मॉडल। ये चार हैं जिन्होंने दिए फिलहाल, इसके अलावा और भी थियरीज और मॉडल्स हैं जो दिए गए हैं। कह रहा है यूपीएससी द टर्म्स इवेंट हॉराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेस्ट ऑफ। इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट्स हैं, 2017 के प्रीलिम्स में, सॉरी गाइस, ये 2017 के प्रीलिम्स में आया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, लो पहली बात है कि ये यूनिवर्स को समझने के थियरीज मॉडल, ये पहला स्टेटमेंट ही सही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, आपके पेपर में है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखा रहा हूँ, क्या चलेगा। अब देखो, तो इनमें से जो डिफरेंट थियरीज और मॉडल्स दिए गए ब्रह्मांड को समझने में, सबसे ज़्यादा जो हाईली वैलिड थियरी मॉडल है वो है बच्चों स्टैंडर्ड मॉडल। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड मॉडल को प्रूव करने में मदद करता है। स्टैंडर्ड मॉडल इसी पे बिलीव करता है कि ब्रह्मांड इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से ही आया। ओके, और इस बेसिस पे, हिग्स बोसॉन के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि ठीक है, किसी एलिमेंट के अंदर क्या होता है, मास होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा उसके अंदर मास उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। बोसॉन एक स्केलर क्वांटिटी है, जीरो स्पिनिंग होती है, इनमें स्पिन नहीं पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करते हैं अप एंड डाउन, और इनमें कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस भी नहीं होता है, नाइदर प्लस नॉर माइनस, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम समय के लिए होता है, और बहुत तेज़ी से ये डीके कर जाते हैं। इनका मास अप्रॉक्सीमेटली 125 गीगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है, और लगभग लगभग 130 टाइम्स फोटॉन के मास से ज़्यादा इसका मास होता है। ओके, ये कुछ फीचर्स हैं जो हिग्स बोसॉन के बारे में और आपको जानने होंगे। फोटॉन किसकी यूनिट होती है, लाइट की। फिलहाल ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, स्टैंडर्ड मॉडल वगैरह के बारे में, इसकी यूनिट्स क्या होती है, टाइप्स क्या हैं। ओके, अब देखो, जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, आपको बताऊं, जो सर ने एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, फिर से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पे लिए चलता हूँ। जो सर ने एक्सपेरिमेंट जो किया गया, ठीक है, समझिएगा, जो सर ने एक्सपेरिमेंट है, ये सर ने एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, एक पार्टिकल एक्सीलेटर बनाया है, ठीक है ना, पार्टिकल एक्सीलेटर बनाया है, पार्टिकल एक्सीलेटर बनाया है। और ये जो पार्टिकल एक्सीलेटर है जो हम लोगों ने यूज़ किया है, वो सर्कुलर शेप का एक्सीलेटर है। किस शेप का है, सर्कुलर शेप का एक्सीलेटर है। तीन ऐसे एक्सीलेटर हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। एक का नाम है साइक्लोट्रॉन, जिन लोगों ने क्लास की होगी उनको याद आ रहा होगा। दूसरा सिंक्रोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, और तीसरा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, है ना, जिसको आप शॉर्ट में LHC कहते हैं। असल में ये तीनों के तीनों जो सर्कुलर शेप के एक्सेलेटर हैं, नंबर 1 साइक्लोट्रॉन, नंबर 2 सिंक्रोट्रॉन, नंबर 3 लार्ज हेड्रॉन, उसमें जो ये वाला एक्सेलेटर है ना, इसी के अंदर हम लोगों ने गार्ड पार्टिकल को ढूंढा है। और इसी के अंदर वो डिटेक्टर लगे थे जो अभी आप लोग सुन रहे थे, एलाइस, एटलस, PMS और LHC भी इसी के अंदर वो लगे थे, जिनके अंदर हम लोगों ने गार्ड पार्टिकल वगैरह को ढूंढा है, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि सर्न के अंदर जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, कहाँ पे, नियर जेनेवा। और आपको बताऊँ, ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है 27 किलोमीटर का लंबा है, ये पूरा सर्कुलर शेप का है ये, और ज़मीन के नीचे है ये पूरा एक्सीलेटर, ठीक है ना। 27 किलोमीटर रिंग है ज़मीन के नीचे। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की मदद वहाँ की गई, मतलब इससे चारों तरफ मैग्नेट्स हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। जब इसके अंदर प्रोटॉन या हेड्रॉन पार्टिकल मूव करते हैं, तो उनको पुश करने के लिए, उन्हें स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँचाने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज़ भी किया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ले जाकर इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट पर जब हम ले जाते हैं, है ना, किसको, हेड्रॉन पार्टिकल को। हेड्रॉन किसको बोलते हैं, किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम हेड्रॉन बोलते हैं। अभी हेड्रॉन पे भी हम बात करेंगे। हेड्रॉन हम फिजिक्स में उनको कहते हैं जिनमें क्वार्क की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो, जैसे प्रोटॉन है, जैसे न्यूट्रॉन है। इन सब में क्वार्क की संख्या 3 होती है, तो अगर क्वार्क की संख्या 3 है तो इनको हम हेड्रॉन कहते हैं।
फिजिक्स में एक ग्रुप है फंडामेंटल पार्टिकल्स में, आप देखो तो हेड्रॉन कैसे कहते हैं, जहाँ पे क्वार्क की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होती है। प्रोटॉन में क्वार्क्स 3 होते हैं, न्यूट्रॉन में क्वार्क्स 3 होते हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे हेड्रॉन्स के। तो लार्ज हेड्रॉन टर्म यही बताता है कि यहाँ पे हेड्रॉन या मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लेकर और कोलिजन कराया जा रहा है, तो नाम खुद ही बता रहे हैं, और दो प्रोटॉन वगैरह को कोलिजन करा रहे हैं या दो हेड्रॉन का कोलिजन करा रहे हैं, और उसके अंदर हम गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट से ले जाके वही कह रहा है, पार्टिकल को कोलाइड करा के लाइट स्पीड से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हद तक बिग बैंग लाइक कंडीशन को जनरेट करेंगी और समझने का प्रयास भी करेंगे, जो यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बताते ही है कि लगभग 13.6 बिलियन ईयर से को ब्रह्मांड कैसे आया होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से काफ़ी कुछ बैकग्राउंड में जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर है, जैसे वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। ओके, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड बाय सर फॉर सब नैनो सेकेंड टाइम सिंक्रोनाइजेशंस इन LHC, मतलब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंतर्गत बहुत ही कम से कम समय के अंदर चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो इंटरनेट ट्रेवल होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो ईथरनेट से आप यूज़ करते हैं, आपके घरों में जो इंटरनेट आया हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप खुद समझ सकते हैं कितना फास्ट इसके पार्टिकल मूव करते हैं। अब उतने कम से कम समय के अंदर जो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब कितने माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे जाके स्टडी कर पाएंगे, तब जाके उसकी स्टडी कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। और ये कह रहा है कि हम उससे भी कम सेकंड के अंदर, समय के अंदर भी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। ये वही चीज़ बता रहा है, ये वही चीज़ बता रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम 27 किलोमीटर के अंदर, एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है 27 किलोमीटर लंबा है, ये समझना, ओके, और स्पीड ऑफ लाइट से हम हेड्रॉन पार्टिकल को ले जा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ले जा रहे हैं, तो चौरे एक दूसरे से भिड़ता होगा। तो 27 किलोमीटर के अंदर अगर 3 लाख किलोमीटर से कोई चीज घूम रही हो तो मिलियन ट्रिलियन टाइम घूम जाती होगी, और मिलियन ट्रिलियन टाइम्स यूज करती होगी, यानी कितने से कितने समय के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर समय के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उसकी स्टडी करने के लिए हमें बहुत माइन्यूट लेवल के टाइम पीरियड पे जाकर स्टडी करनी होगी, और वो चीज पॉसिबल होगा कहाँ, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो सन एक्सपेरिमेंट के अंदर डेवलप की गई, सब नैनो सेकेंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन के अंदर बहुत ही कम। इसी को हम कहते हैं प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल, जो 2020 में इस तरह की चीजें अडॉप्ट की गई हैं। प्रिसिजन टाइम, बहुत ही माइन्यूट टू माइन्यूट टू माइन्यूट, मेरे एक्सप्रेशन समझ गए होंगे कितना माइन्यूट है, टाइम के अंदर जाके स्टडी कर पाना, ये यहाँ पर संभव हो पाया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और ठीक है, इसको आगे चल के बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ करेंगे। आपको और बताता हूँ वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हिग्स की जो डिस्कवरीज हैं, जो पीटर हिग्स का है, उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड मॉडल से जुड़ा हुआ है, डार्क मैटर वगैरह को समझने में मदद करेगा, मतलब ब्रह्मांड को समझने में मदद करेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा डिटेल में लाया हूँ। फिलहाल आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी, इसका पर्पज़ क्या था। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी जो है वो सर के अंदर ही डेवलप किया गया है, और पर्पस ये है कि हाई प्रिसिजन टाइम सिंक्रोनाइजेशन अगर हमें देखना है तो हमें स्टडी करनी है, और किसी नेटवर्क्स के अंदर जो डेटा वाटा ट्रांसफर हो रहा है उन चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही माइन्यूट समय के अंदर जाके चीज़ें स्टडी करनी होंगी। इसका अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स में ही नहीं, ब्रह्मांड को समझने के लिए नहीं, इस तरह की वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को मेडिकल इमेजिंग्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्मार्ट ग्रिड्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में, और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जा सकता है। यूपीएससी क्या करता है, ABCD दे देता है 1 2 3 4, कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में। आप देखो अभी एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ओके 1 2 3 4 3 दे दिया, सारे सही थे, स्टील इंडस्ट्री, तो ये केमिकल प्लांट, ये फर्टिलाइजर बनाना, सब ठीक था, है ना, सब ठीक था। उसी तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने ये थोड़े एप्लीकेशंस डाल दिए। ये मैं 2023 वाला क्वेश्चन कर रहा था, ग्रीन हाइड्रोजन वाला। और अगर अभी भी आपको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में नहीं पता है तो पीछे के जो मेरे वीडियोस हैं जो करंट अफेयर्स के, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन करके एक बार डाल देना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो इट सॉल्व्स द चैलेंजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन नोशंस ऑफ द टाइम अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। अब यही पे वही कह रहे हैं कि टू अवॉइड द पोटेंशियल डिले, द को इन्वेंटर्स ऑफ द वाइट रैबिट डिजाइन अ न्यू इथरनेट स्विच, जिससे आप को इन्वेंटर्स, ठीक है ना, तो आप टाइम डिले वगैरह इंटरनेट से भी जो हो सकता है उससे भी कम टाइम में, है ना, चीज़ों की स्टडी कर पाना यहाँ पे संभव है।
2020 में इट वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रेजेंट टाइम प्रोटोकॉल के अंदर, और इसको सारी की सारी जो पैरामीटर हैं गवर्न जो करता है IEEE द्वारा इसको मैनेज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिनोस और एंटी न्यूट्रिनोस। अब देखो न्यूट्रिनोस भी एक कॉन्सेप्ट है, सो थोड़ा समझना पड़ेगा। और शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि न्यूट्रिनोस एक तरह से हम इसको घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, यानी आप हिंदी में बोलिए तो आप ऐसे भूतिया कण भी कह सकते हैं ना, भूतिया कण उस पार्टिकल के नाम से भी जानते। इवन जानते हो जब पहली बार न्यूट्रिनो ढूंढा गया तो बोला गया इसमें ना, देयर हैज नो मास, दे हैव नो चार्जेस, इस तरह की बातें कहेंगे न्यूट्रिनोस को लेके। मतलब दीज आर दोज फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव मासलेस एंड चार्जेस, मतलब ऐसे कैसे दीज आर द मासलेस एंड चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल, ना तो मास है ना तो चार्ज है। फिर लोगों ने कहा बिना मास के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अभी सर आप ही कह रहे थे कि गार्ड पार्टिकल है तो मास है, नहीं है, मास है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वजूद है। अब सडनली आप चेंज करें, मैं चेंज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ शुरुआत में जब न्यूट्रिनोस को डिफाइन किया गया तो ऐसे ही किया गया, लेकिन बाद में बदला ना 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 ना। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके लिए 2015 के आसपास, 14-15 के आसपास फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, शायद आपने सुना होगा। और जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस की हैं, वही किताबें पढ़ी हैं और मेरी क्लासेस की, उन्होंने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैंने आपके नोट्स में भी लिखाया था, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन के बारे में। कि न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया उसके बेसिस पे पता चला नहीं नहीं नहीं, दे हैव अ टाइनी मासेस, मासेस होते हैं बट बहुत कम होते हैं, तो दे हैव अ टाइनी मासेस। ये चीज़ें प्रूफ हुई हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट था जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ था। अब देखो न्यूट्रिनोज जो है वो बहुत सारी रीजन से हैं। इवन न्यूट्रिनोज अगर आप देखो तो हमारे ब्रह्मांड में आ रहे हैं नेचुरली, है ना। नेचुरली भी बहुत सारे न्यूट्रिनोज हैं जो हमारे ब्रह्मांड में आपको मिल जाएंगे, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, ठीक है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे ब्रह्मांड में चीज़ें बन रही हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसे कहते हैं? जब तारे मरते हैं ना, उस अवस्था को हम सुपरनोवा अवस्था कहते हैं। और जब तारा मरता है ना, उसमें मैसिव हीट और लाइट्स और टेम्परेचर टाइप की चीज़ें आती हैं वहाँ से। लेकिन वेन एवर स्टार इज गोइंग टू डाई, तो साइमल्टेनियसली द स्टार इज गोइंग टू जनरेट अ न्यू स्टार ऑल्सो। यानी किसी तारे का मरना एक नए तारे की ओरिजिन भी होती है, ठीक है। फिलहाल वो तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स में आ जाएगा। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, गामा रे बस्ट है, ये घटनाएं। गामा रे बस्ट पे भी एक, आप अगर कुछ जानना चाहें तो आप जाइएगा, डालेगा गामा रे बस्ट रवि अग्रहरी, आपको वीडियो मिल जाएंगे, कुछ हैं जो मेरे अवेलेबल हैं आपको यूट्यूब्स में। इसके अलावा आप देखिए तो स्टार्स वगैरह के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, सुना होगा, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह में, या सन कह लो, ये सब भी रीजंस होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूट्रिनोज एटसेट्रा। तो ब्रह्मांड में देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड द जनरेशन ऑफ न्यूट्रिनोज। ओके, और आप खुद देखो कि जैसा आप नहीं भूत के बारे में सोचते हो, भूत है पर कहाँ है, नहीं है, तो न्यूट्रिनो है पर कहाँ है, नहीं है। मतलब वही मासलेस चार्जलेस, बट दे हैव टाइनी मासेस। जैसे आप भूत कह सकते हो, है ना। हो सकता है भाई अपने से कुछ लोगों ने देखा हो, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन जैसी कल्पनाएं की जा सकती, इमेजिनेशंस किए जा सकते हैं, वो बता रहा हूँ। और यहीं पे बात करेंगे न्यूट्रिनो फॉग क्या है। असल में न्यूट्रिनो फॉग जैसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये डार्क मैटर वगैरह को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आज पता है न्यूट्रिनोज को ये कहा जाता है कि इनका बहुत सारा यूज़ हो सकता है, मेडिकल सेक्टर में हो सकता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है, ज़मीन के अंदर के स्टडी करने में हो सकता है, ज़मीन के अंदर के जियो न्यूट्रिनो जिसको कहते हैं, है ना। इसकी मदद से आप ज़मीन के अंदर के रिसोर्सेज का पता लगा सकते हैं, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हीट कन्वेक्शनल करंट जो ज़मीन के नीचे चल रहे हैं, जैसे प्लेट्स वगैरह मूव होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, उनकी उनकी चांसेस कितनी है अर्थक्वेक आने की, चीज़ों को समझ सकते हैं। मतलब इस तरह के न्यूट्रिनो बहुत सारे एप्लीकेशन। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि ये न्यूट्रिनोज की मदद से हम ब्रह्मांड की भी स्टडी कर सकते हैं, यानी यूनिवर्स को भी समझने में मदद मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। अब ब्रह्मांड में जैसे डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ब्लैक होल है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं तो उनको समझने में मदद करेगा। लेकिन एक स्टडी आती है कि न्यूट्रिनो फॉग जैसी जो घटना है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, वो डार्क मैटर के स्टडी में बाधा क्रिएट कर रही है। ठीक है, पहले चीज़ों को समझ लो। वो तो नॉर्मल एक कंडीशंस था, पर यहाँ पे एक स्टडी आया जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो फॉग। क्या है न्यूट्रिनो फॉग? अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं। अब आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका भाई कि न्यूट्रिनोस क्या है, और न्यूट्रिनोस फॉग के साथ जो डार्क मैटर वाली चीज़ें वो क्या है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जब जैसे आप रात को छत पे जाइए, आसमान देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि जो मैसिव एरियाज हैं वो काले काले दिखते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे एरियाज हैं, स्टार्स हैं, जहाँ से लाइट्स आती है। तो जो डार्क डार्क एरियाज है ना, उन्हीं डार्क एरियाज में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है। 5%, 10%, मैंने तो अपनी किताब में लिखा, लगभग 5% नॉलेज ऑफ डार्क मैटर, डार्क एनर्जीज आर इवन आइडेंटिफाइड।
तो 90-95% डार्क मैटर डार्क एनर्जी बारे में अभी भी पता नहीं है, ठीक है, पर बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत क्लास में बताया भी कि डार्क मैटर आप किसे कह सकते हैं, डार्क एनर्जी आप किसे कह सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी क्लास के नीचे लिख देना कमेंट में, है ना, डार्क मैटर डार्क एनर्जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये न्यूट्रिनो फॉग डार्क मैटर की स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखो क्या है न्यूज़ में, क्या है। अब आपका एक बैकग्राउंड बढ़िया सा तैयार है, अब इसमें थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन करते हैं, सुनो। देखो, लक्स जैपलिन एंड डार्क मैटर डिटेक्शंस। लक्स जैपलिन एक एक्सपेरिमेंट है लार्ज स्केल का, और ये पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लक्स जैपलिन के नाम से आप जानिए इसको, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। और यहाँ पे डिटेक्ट किया गया डार्क मैटर पार्टिकल की स्टडी वगैरह करने में। ओके, डिज़ाइन टू डायरेक्टली डिटेक्ट द डार्क मैटर पार्टिकल्स, और स्पेसिफिकली वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ओके, एलजेड इज़ अ 7 टन लिक्विड जिनॉन डिटेक्टर्स। तो ये एक लिक्विड जिनॉन डिटेक्टर है जिसके अंदर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं डार्क मैटर को, मतलब एक्सपेरिमेंट किया है डार्क मैटर को समझने के लिए। अ, तो एलजेड का पर्पस क्या था इस लक्स जैपलिन का? यही था कि भाई हमें समझना है डार्क मैटर को, भाई एक लाइन में ही बोलूँगा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लक्स जैपलिन में हमें समझना था। ओके, और कैसे जो मास वगैरह होते हैं वो कैसे किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं 17 हैं, तो उसमें 12 हैं जो मैटर पार्टिकल्स हैं, 5 ऐसे हैं जो फोर्स पार्टिकल। अभी पीछे मैं बात कर ही रहा था, ये कैसे फोर्स पार्टिकल इन मैटर पार्टिकल को बांधकर और फिर मास को एग्जिस्ट कराते हैं, ठीक है। तो उसकी स्टडी में काफ़ी मदद मिलने वाली थी। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड है ना, लोकेटेड 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड एट द सैनफोर्ड, जगह है जहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट है, साउथ डकोटा में, ठीक है। और ज़मीन के नीचे क्यों एक्सपेरिमेंट किया गया? रीज़न है कि कोई कॉस्मिक वेव्स वगैरह अगर आ रहे हैं, जैसे दिन के समय तो सीधा सन की लाइट है, कॉस्मिक वेव्स है, एक्सरे गामा माइक्रो रेडियो सब सन की लाइट्स में है, तो रिएक्शन डिस्टर्ब कर सकते हैं। रात के समय भी ये चीज़ें आती हैं, वो मून पर पड़ती हैं फिर रिफ्लेक्ट होके आती हैं, मतलब आती हैं हमेशा। इस तरह की जो वेव्स है ना, कॉस्मिक रेज या फिर ये जो रेडिएशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ज़मीन के नीचे, इवन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर भी ज़मीन के नीचे ही हुआ है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ज़मीन के नीचे ही हुए हैं, ठीक है। तो ये भी वही कह रहे हैं कि ज़मीन के नीचे का एक्सपेरिमेंट है क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिनो फॉग है क्या, जिसने डार्क मैटर्स की स्टडी करने में एक रूड़ा लगा रखा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। तो देखो न्यूट्रिनो फॉग, पहले इसको देख लें तो डेफिनेशंस। एक बैकग्राउंड नॉइस है डार्क मैटर डिटेक्टर्स में, ठीक है, जो न्यूट्रिनो फॉग की वजह से सुनाई देता है, ठीक है। और बहुत ही लाइट होते हैं ये न्यूट्रिनोस, जैसे कि मैंने अभी आप बोला, जैसे सन से निकलते हैं, सुपरनोवा से आते हैं, कॉस्मिक रेज वगैरह में भी न्यूट्रिनोस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनोस इंटरैक्ट वीकली जस्ट लाइक डार्क मैटर पार्टिकल, दस मिमिकिंग देयर सिग्नल्स। ओके, तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं न्यूट्रिनोस वगैरह। लेकिन न्यूट्रिनो फॉग्स क्या करते हैं? इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय न्यूट्रिनोस इलोसिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द डार्क मैटर डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअल में वो आर्टिकल है जो आपके पेपर में पब्लिश था कि न्यूट्रिनो फॉग जो होते हैं वो इंटरफियर करते हैं न्यूट्रिनोस, है ना, इंटरफेरेंस कॉज बाय न्यूट्रिनोस। और न्यूट्रिनो फॉग को हम न्यूट्रिनो फ्लोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का एक प्रॉब्लम है जो कि डार्क मैटर को समझने के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत है जो न्यूट्रिनो फॉग के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड नॉइस जो न्यूट्रिनोस के आते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करते समय, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं डार्क मैटर को समझने के लिए, बिकॉज दे कैन इंटरेक्ट विद द डिटेक्टर्स, है ना। ये जिस डिटेक्टर्स को लगाया गया है, मतलब डार्क मैटर की स्टडी करने के लिए, जो भी आपको पीछे बात करते हैं एलएम करके, तो उसमें क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट करते हैं, और इसी बैकग्राउंड नॉइस को कलेक्टिवली हम लोग न्यूट्रिनो फॉग के नाम से जानते हैं, ओके, जिससे डार्क मैटर के सिग्नल वगैरह को समझने में मदद आती है। तो ये ध्यान रखना, न्यूट्रिनो फॉग क्या होते हैं? एक बैकग्राउंड नॉइस होते हैं जो न्यूट्रिनोस की वजह से होते हैं। और ये जब पहुंचते हैं तो अब आप बोलोगे सर लेकिन तो एक्सपेरिमेंट तो ज़मीन के नीचे है। हाँ, ये मैं बता दूं कि न्यूट्रिनोस के साथ एक चीज़ है कि न्यूट्रिनो ना ज़मीन के नीचे भी चले जाते हैं, ठीक है ना, तभी तो जियो न्यूट्रिनोस ज़मीन के नीचे जाकर रिसोर्सेज स्टडी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर न्यूट्रिनोस के साथ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो ज़मीन के नीचे भी जाते हैं। अब न्यूट्रिनो फॉग के साथ कौन कौन सी मैटर्स हैं? तो एक तो डिटेक्शन कन्फ्यूज़न है,
है ना, डिटेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है डार्क मैटर के स्टडी करने में। और साइंटिफिक बैरियर्स भी हैं, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द न्यूट्रिनोज एंड WMF इज़ वन ऑफ द मेजर हर्डल्स इन फ्यूचर डार्क मैटर रिसर्च के लिए। अब एलजेडिंग फाइंडिंग्स, एलजेड्स फाइंडिंग्स के सिग्निफिकेंस क्या हैं, तो नए इनोवेशंस और होने चाहिए, और डार्क मैटर एक्सप्लोरेशन वगैरह का, है ना, समझ और ज़्यादा विकसित होनी चाहिए, इसलिए एलजेड करके जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जाए। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव्स। अब देखो, ग्रेविटेशनल वेव्स है क्या, आपको बताऊं तो ग्रेविटेशनल वेव्स एक नेचुरल वेव्स होते हैं जो ब्रह्मांड में स्वतः ही बन रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिनोज नेचुरली भी बनते हैं, आर्टिफिशियली बनते हैं, जो हमने पीछे बात की है। ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड में नेचुरली बनते हैं। ठीक है, आपको बोलूं, अगर जो ब्रह्मांड की हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स एक्चुअल में 4 फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। यानी यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 4 नेचुरल फोर्सेस, और ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो प्राकृतिक बल हैं। यानी दीज आर द 4 नेचुरल फोर्सेस आप बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 4 नेचुरल फोर्सेस। उनके नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जैसे वीक फोर्स है। ये सब वो फोर्सेस से ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ है। इसी में से एक फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह की ओरिजिन में भी जिम्मेदार है। तो ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव बनते हैं, ऐसे कह लेते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक स्टडी हुई है कि एक ब्लैक होल है, एक और ब्लैक होल है। ब्लैक होल भाई जिसकी मास बहुत ज़्यादा होते हैं, ये दोनों धीरे 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 पास आते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अंत में जाके फ्यूज हो जाते हैं। और जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शनल फोर्स, है ना, एक आकर्षण बल होता है। पर ये ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 हेवनली बॉडीज, बहुत हैवी हैवी मास के ऑब्जेक्ट में। तो जैसे ठीक है, एक ब्लैक होल है, बहुत हैवी मास है, दूसरा ब्लैक होल है, बहुत हैवी मास है, उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया, दोनों पास आने लगे, धीरे धीरे भिड़ गए। तो जब भिड़ गए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो जो वेव्स निकलेंगे चारों तरफ, इसी को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कह देते हैं। मर्जिंग ऑफ 2 ब्लैक होल्स ब्रॉट द एविडेंस ऑफ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी 2015-16 के आसपास। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि 2 ब्लैक होल के मर्जिंग से ब्रह्मांड में किसके बारे में समझ विकसित होती है। दिखाता हूँ क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा हुआ ग्रेविटेशनल वेव्स का। मज़ा तो आता है क्वेश्चंस लगाने में। अरे वो बच्चे हैं कि नहीं जो वन लाइनर वाले हैं, सर एक लाइन में वो जरा बता दो, है ना। और वो एक बच्चा था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, है ना, कि सर आप खुद को क्या समझते हैं, कितना करते हैं, ऐसा कुछ लिख रहा था, है ना। अच्छा है, अच्छा है, बड़े पॉजिटिव वाइब्स भी आते हैं आप लोगों के कमेंट्स में, तो अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन नहीं आ गया भाई, ढूंढो तो नहीं मिलता। पकड़ कैसा बच्चों, आप ही के साथ रहना है। ये है बच्चों, 2019 में क्वेश्चन आया है ये, 2019 में क्वेश्चन आया है। ओके, पढ़ता हूँ क्वेश्चन, सुनो भाई। 2019 क्वेश्चन है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस? यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। वही हिग्स बोसॉन, पेज नंबर वही 454 पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। तो ठीक है, बी सही है, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, ये भी दिखा दिया। तो भाई थोड़ी आदत है ना क्वेश्चन, बट सर आप कहोगे सर इतना घटिया सा क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा आ गया, और क्या आएगी, आपने नहीं पढ़ा तो हम क्या करें। ठीक है, और बताइए ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी कब हुई थी? 2014 में, ये जो मर्जिंग ऑफ 2 ब्लैक होल है। और 15 में तो इसका बच्चों नोबल, इसका इसका वो भी पब्लिश हो गया, पेपर भी। और 4 साल बाद 2019 के पीटी में आ रहा है। आपने 16, 17, 18, 19 4 साल तक पढ़ा ही नहीं था, आपके लिए तो करंट अफेयर्स ही मिलेगा। अब जो बच्चे अभी तक इस चीज़ को नहीं पढ़ा, उनको आज भी करंट अफेयर्स लिख रहा होगा 2026-27 के लिए भी पक्का। पावर कोई करंट अफेयर्स नहीं बोलेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव सब करंट अफेयर्स बोलेंगे, जिनको नहीं पता वो बोलेंगे बोलेंगे। तो ये ना इनडायरेक्टली जो मैं बोलता हूँ, इसका मतलब भी कुछ होता है कि आप साइंस टेक को भी स्टार्टिंग के पढ़े, कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए, पर मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक है,
अब देखो क्या है पूरी कहानी ग्रेविटेशनल वेव्स में लेके। तो ग्रेविटेशनल वेव्स एक तरह से जो स्पेस टाइम का जो कंसेप्ट है, जो आइंस्टाइन ने बोला, उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है ना, डिस्टॉर्ट करता है। और अलबत्त आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ही 1916 में इनका पेपर पब्लिश हुआ था, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताया था, जिसको प्रूव करते करते 100 साल लग गए, 2015। ओके देखो, पहला ऑब्जर्वेशन 2015 में हुआ लीगो एक्सपेरिमेंट में। लीजो का पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। कॉस्मिक डिस्टेंसेस वगैरह जो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड बेस्ड डिटेक्टर्स जो हैं, टोटल वैसे बताऊं तो 6 डिटेक्टर्स हैं। टोटल 6 डिटेक्टर्स हैं, आपको बताता हूँ। उनमें से 5 ऐसे हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, ऐसा कहा जाता है, और एक ऐसा है डिटेक्टर जो कि डेवलपिंग बेस्ड है। इसके पहले एक बात बता दूं कि ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेशन के लिए, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस के लिए जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो ज़मीन पे भी बनाए गए हैं, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, और अंतरिक्ष में भी बनाए जा रहे हैं, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टोटल 6 हैं, जिनमें से वही मैं कह रहा था कि 5 जो है वो डेवलप हो चुके हैं, ऐसा कहते हैं, और एक अभी डेवलपिंग फेज में है। और जो डेवलपिंग फेज में है वो हमारे इंडिया में है, जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये बन रहा है। ओके। और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी कई कंट्री के अपने, उनमें से एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ चुका है, लीजा प्रोजेक्ट, जिसको ई लीजा के नाम से जानते हैं। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो अंतरिक्ष में है, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा मिलकर काम कर रहे हैं, पर इतना ही नहीं है ना, और भी कंट्रीज हैं जो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी पे काम कर रहे हैं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल वेव होकर ट्रेवल होगा तो वहां पे उसकी स्टडी करेंगे? हाँ। और ये जमीन पर होगा, जब ट्रेवल होगा तो वहां से उसकी स्टडी करेंगे। हाँ, ग्रेविटेशनल वेव जो ब्रह्मांड में घटनाएं होती है, जैसे अभी देखो मैंने बोला कि 2 ब्लैक होल मर्ज हुए, तो उससे जो ग्रेविटेशनल वेव निकला पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ जा रहा है, तो जब जाएगा तो ऊपर से ब्रह्मांड से भी, अंतरिक्ष से भी निकलेगा, और आपकी पृथ्वी से भी गुजरेगा। तो पृथ्वी पर ऑब्जर्वेटरी होगा, वेधशाला होगा, वो लैब होंगे जहां पर डिटेक्ट कर लेंगे। और अंतरिक्ष में कहाँ लैब होगा? आप बिल्कुल सोच रहे होंगे, कुछ नहीं, लैब नहीं होगा। अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट होगा, जिसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट होगा, इंटरफेरोमीटर, जब वहां से गुजरेगा उसकी स्टडी करेगा। ऐसे एक्चुअल में प्लानिंग है। अब आप पूछोगे कि सर क्या अंतरिक्ष में कोई इस तरह की स्टडी हुई है? अभी ये सब रिसर्च पे है, 2030 के बाद ये सब आएगा। तब तक तो आप में से काफ़ी लोग यूपीएससी निकाल चुके होंगे। आपके छोटे भाई बहन मेरे करंट अफेयर्स सुन रहे होंगे यहाँ पर रवि अग्रहरी क्लासेस पे। ओके, आइए, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी जैसे ये है ना, लीगो है ना, लीगो जो है वो अमेरिका का है, वर्गो जो है वो इटली का है। डिटेक्टर्स हैं ये ज़मीन वाले, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी हैं सारे, है ना। कागरा जो है जापान में, लीगो इंडिया जो अपकमिंग है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट वाला ये है। और कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ग्रेविटेशनल की स्टडी करता है, चाहे ग्राउंड बेस हो चाहे स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी हो, तो इंटरफेरोमीटर कहते हैं, लेजर इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर वो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के लिए। जब भी ग्रेविटेशनल वेव पास होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ज़मीन पर जो ऑब्जर्वेटरी होती है वहाँ से स्टडी कर लेता है, या अंतरिक्ष में जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसका इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ से स्टडी कर लेता है। अब देखो ये यहाँ पर स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी के नाम है, डिटेक्टर्स के नाम बोला था, लीजा या ई लीजा कर लो, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार नहीं पूछा, पता है, सुन लो बच्चों, 2016 में पूछा गया है और फिर 2020 में पूछा गया है। अब देखो, जो बच्चे 2016 का पेपर भी नहीं देखे होंगे वो 2016 में तो करंट अफेयर्स बोलो, ठीक है, 2020 में फिर क्वेश्चन रिपीट मारा उन्होंने, फिर नहीं देखा होगा। फिर क्वेश्चन देखा होगा। हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ, हम तो भाई 20 साल से बोल ही रहे हैं। देखो ये गलत हो गया, 2017 में आया है और इसके बाद 2020 में आया। 2017 में कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ये इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, ठीक है, ये पर्पस क्या है? तो आंसर है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ही था आसान। 20 में क्या कह रहा है? द एक्सपेरिमेंटल विल अम्प्लाई अ ट्रायो स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन द शेप ऑफ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज साइड्स अ मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, व्हाट लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट, द एक्सपेरिमेंट इन द रेफरेंस ऑफ दिस, पेज नंबर 454 पे ही है सारे क्वेश्चंस। पार्टिकल फिजिक्स तो यहीं आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस, है ना। आंसर इज इवॉल्व लीजा, इवॉल्व लीजा। फिर ये क्वेश्चन पूछा, इसमें 3 स्पेसक्राफ्ट लगाए जा रहे हैं, मतलब इस पर 2 क्वेश्चन आ गए लीजा पर, ठीक है। अभी भी देखना कई लोग अभी भी इसको पढ़कर नहीं जा रहे होंगे, उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आई एम वेरी श्योर मेरे बच्चों ने इस चीज़ों को पढ़ा है, या तो जिन्होंने ऑनलाइन किया होगा, ओके, या तो फिर फिजिकल क्लासेस की है।
अच्छा लोगों ने एक चीज़ देखा, मेरी क्लासेस के व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ मेरे ही बच्चे सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा देखा होगा है ना, सिर्फ मेरे ही बच्चे सुनते हैं इसीलिए, ठीक है। और ये भी होता है कि थोड़ा भरोसा भी कम है अभी मुझ पे लोगों को। शायद 20-25 साल तो हो ही गए, शायद उम्मीद है कि आगे 20-25 साल में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या हो सकता है कि आपके शॉर्टकट में निकल जाए तो आप क्यों पढ़ोगे, सही बात है। मैं ही होता आपकी जगह और अगर 10 पन्ने के नोट से निकल जाते यूपीएससी साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट, तो मैं भी नहीं पढ़ता। वो तो लॉजिकल चीज़ है, मैं भी सीधा कहता हूँ, आप गलत नहीं करता, बिल्कुल सही करते हैं, मैं भी आपकी जगह होता तो वही करता। अब ये देखो, ये ना स्पेस बेस्ड ऑर्बिटिंग लीजा है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का मिलकर काम चला है, टैकिगो है जापान का है, टियोन क्विन ताइजी है ये चाइना का है, ये सारी चीज़ें। मत जाइए उस पर, क्या क्या है, वही ट्रायंगुलर स्पेस क्राफ्ट है, 3 स्पेस क्राफ्ट लगाएंगे मिलियन ऑफ द किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ट्रायंगल शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल पोजीशन पे होगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पोजीशन पे होगा, है ना, मिलियन किलोमीटर अवे होगा, बिलियंस 5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगेंगे ईच। और इसी को हम ट्रायो स्पेस क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, 3 स्पेस क्राफ्ट को लगाएंगे अंतरिक्ष में, ठीक है ना, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इसकी डिस्टेंस होगी 5 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन किलोमीटर। इसके अंदर इंटरफेरोमीटर होगा, इंटरफेरोमीटर होगा। और ये मान लो अर्थ है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, और ये सन है ना, तो इसी जगह ऐसे एंगल्स में लगाए जाएंगे, सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 इक्वल ट्रायंगल के फॉर्म में होगा, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, ये ट्रायो स्पेस क्राफ्ट वाला है, जिस पे क्वेश्चन इन्होंने 2020 के पीटी में पूछा है, 2017 में पूछा इलीजा प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब बात होती है सब ग्रेविटेशनल वेव वगैरह की स्टडी क्यों करना ज़रूरी है, फिर वही घुमा के आ जाएगी। यूनिवर्स के इवेंट्स, घटनाओं को समझना, ब्लैक होल की स्टडी करना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार के बारे में समझना, इन सब चीज़ों को समझना आसान होगा। डार्क मैटर के बारे में समझना, फिजिक्स के बारे में और गुत्थियाँ सुलझाना, कॉस्मिक ओरिजिन स्टोरीज को समझना, ये सारी, ये एक लाइन में बोलूँ तो हम समय में पीछे जा सकते हैं। अब यूनिवर्स की ओरिजिन आज तो हुई नहीं है, ब्रह्मांड आज तो बना नहीं है, पृथ्वी आज तो बनी नहीं है, सौरमंडल आज तो बना नहीं है, तो पीछे की घटनाएं है ना, तो मतलब ये कह सकते हैं कि हम पीछे जाएंगे समय में, और पीछे टाइम में जाकर और ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं उनको समझने में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमें काफ़ी मदद करेंगे, ये लॉजिक है। अब सारे के सारे ग्रेविटेशनल वेव्स के सोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से ग्रेविटेशनल है, कॉम्पैक्ट बाइनरी इन स्पिरल है, जैसे बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स है ना, जहाँ से न्यूट्रिनोज आए हैं, बाइनरी ब्लैक होल्स है जिनके फ्यूजन से आए हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह से भी, ब्लैक होल से भी ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रहे हैं। ये तो अभी आपको मैं खुद ही बता रहा था, ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत सारे सोर्सेज से आए हैं जिसके पीछे रीजंस हैं। ये कॉन्टिन्यूस वेव्स हैं जो लगातार आ ही रहे होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, है ना। बाकी बिग बैंग के बारे में बताएंगे कि ब्रह्मांड में जब ओरिजिन हुई 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड में क्या क्या हुआ उसके बारे में समझने में मदद मिलेगी। ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत सारे सडन कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से निकलते सुपरनोवा वगैरह के, रिवोल्यूशनरी होते हैं ये, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर से देख लेना, बाकी घुमा फिरा के जितने भी ऑब्जेक्ट आपके यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कॉस्मिक, गैलेक्सी, स्टार्स, मिल्की वे, इस तरह के टर्म्स होंगे सारे मार देना, आपके सही होंगे, ठीक है, चलेगा। और इट विल गो बैक इन द टाइम, तो समय में आपको ये पीछे ले जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना। अब देखो बहुत सारे कुछ माइलस्टोन्स हैं, जैसे 1916 में आइंस्टाइन ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताया, जो आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसमें इन्होंने ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताया था। जब मैं आपको ग्रेविटेशनल स्टार्ट करता हूँ क्लास में, सबको बताओ, अपने नोट्स को देखो, तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, रुक जाओ, ग्रेविटेशनल वेव पहले दिन डालो, आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, 1905, फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं हम लोग, फिर कहाँ आते हैं, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1915, और आपको पता होगा, है ना, 10 साल बाद स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के 1905 के बाद 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लाएगी, क्योंकि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ गलती थी जो आइंस्टाइन कर गए थे। और आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में जो आइंस्टाइन ने दिया था, वो भैया 2018 के आसपास पीटी में क्वेश्चन में, यानी 103 साल के बाद ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया था। फिर दिखाता हूं आपको, है ना, अरे भरे हैं क्वेश्चंस, गंद मचा है भाई। ओके, 103 साल के बाद ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो पीटी में आया। चलो अब देखो ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन कह रहा है हाँ 2018 का ही पीटी है बच्चों, है ना, फिर वही पेज नंबर 454 खोल लिया करो, पेज है ना,
कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, है ना, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। दूसरा कह रहा है द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। तीसरा कह रहा है मैटर रैप्स इन द सराउंडिंग ऑफ स्पेस टाइम। फिर कह रहा है भाई विच ऑफ द एबव इज ऑब्लिक आर द प्रेडिक्शंस ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस इन द मीडिया। ले फिर आ गया क्वेश्चन, आ गया ना, चलो चलिए भाई। तो सर ये तो यूपीएससी कर क्या रहा है, कर क्या रहा है भाई, ये 103 साल के बाद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था। आइंस्टाइन तो दुनिया से चले गए, लेकिन अपना 103 साल के बाद एक यूपीएससी का क्वेश्चन बना गए। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है सर, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में सबसे पहले बताने वाला 2015 में, ठीक है, LIGO स्टडी की, और उसके बेसिस पर ब्लैक होल जो थे, मर्जर जो हुए थे, ब्लैक होल मर्जर, उससे जो स्टडी वो पता चली। और 2020 के बाद से देखिए अभी लीजा वीज़ा पे काम चल रहा है काफ़ी बड़े लेवल पे। और देखते हैं अभी लीजा वगैरह, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना जो अंतरिक्ष में लगा रहे हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा काम कर रहा है, कुछ अलग मिशंस में जापान और चाइना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं कमिंग फ्यूचर्स में। यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स हैं, बड़े क्यूट से हमारे आइंस्टाइन दिख रहे हैं यहाँ पर। और वही सारी चीज़ें हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बताया भाई ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव्स, है ना, इसके बारे में। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड लीगो ऑब्जर्वेटरी है, विर्गो है, कागरा है। अभी आपको दिखाता हूँ ज़मीन पर कौन कौन सी ऑब्जर्वेटरीज हैं। ठीक है, ये लीगो विर्गो दिख रहा है, कागरा जो ज़मीन पे है, एल शेप की ऑब्जर्वेटरीज हैं। ये स्पेस बेस्ड डिटेक्टर्स हैं जो ज़मीन पर ऑब्जर्वेटरीज हैं, और ये स्पेस पे ऑब्जर्वेटरीज हैं। इस तरह से पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड बेस में लीगो विर्गो है, स्पेस बेस में आपका लीजा है, जहाँ पे 3 स्पेस क्राफ्ट की इलेक्ट्रल ट्रायंगल पोजिशंस में लगाएंगे। ठीक है, देखेंगे। अच्छा, वेव्स जो होते हैं वो बहुत सारे रीजन से निकल रहे होते हैं। बाइनरी इन स्पाइरल, है ना, कॉम्पैक्ट, जैसे ब्लैक होल मर्जिंग है ये। कंटिन्यूस वेव्स भी बहुत सारी घटनाओं से निकल रहे हैं, स्टोकेस्टिक बैकग्राउंड्स हैं, बस्ट वेव्स हैं। मतलब ये कुछ घटनाएं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे रीजन से ग्रेविटेशनल वेव निकल रहे हैं। और ये एक बार फिर बता दूं, ग्रेविटेशनल वेव जो ट्रेवल करते हैं जहाँ से निकले हुए वहाँ से, स्पीड ऑफ लाइट से। तो जहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं वहाँ से स्पीड ऑफ लाइट से चलते चलते आती हैं, तो पहुँचने में टाइम लगता है। अब आप बताओ, जो घटना ज़्यादा दूर हो रही है वहाँ से चल रहा हो तभी और दूर और देर में आएगा। और कुछ तो ऐसे वेव्स होंगे जो हम लोग पृथ्वी पर नहीं होंगे तब आएंगे, और कुछ पता नहीं कितने साल बाद आएंगे, और जो कितने साल बाद आएंगे वो और दूर से आ रहे हैं, अभी उनको चलने में आने में और टाइम लगेगा। आप मेरे ख्याल से समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। आज हम जिस ग्रेविटेशनल वेव की पृथ्वी से गुजरेंगे, स्टडी करेंगे, से हम बताएंगे पीछे ब्रह्मांड में क्या हुआ, क्योंकि वो तब से चल रहे हैं। और जो आगे चल के आएंगे वो और पीछे से चल रहे होंगे और पीछे समय के बारे में बताएंगे। अब आप समझ गए होंगे और बढ़िया तरीके से मैं आपसे कहना क्या चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेटरी वगैरह पे बात होती है, जैसे कि लीगो लीगो ज़मीन पे एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, और इस पर अमेरिका ने काम किया है। 2 लीगो ऑब्जर्वेटरीज हैं जो अमेरिका में हैं, और तीसरा जो लीगो का इंडिया के साथ मिलकर काम हो रहा है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, जो भी डेवलपिंग फेज में है, उसी लीगो के बारे में अब लिखा गया है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और इसकी मदद से हम लोग ज़मीन पर ग्रेविटेशन की स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके पिक्चर्स वगैरह भी। और द 5th लीगो ऑब्जर्वेटरीज नीडेड है, वाई नीडेड है, और ये हमारे भारत में बन रहा है। और भारत में जो बन रहा है ये प्रोजेक्ट, जो रिसीव है फंडिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फंडिंग जो है जनरेट कर रहा है। नेशनल साइंस फाउंडेशन लीगो लेबोरेटरी को फंड करता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल फंडिंग है जो आ रही है, और ये हमारे देश की तरफ से जो हमारी बॉडी है जो इसके लिए काम कर रही है, कुछ है यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी लीगो का जो तीसरा ऑब्जर्वेटरी है वो भारत में ही है, जो बन रहा है वही फिर मैं बोल देता हूँ, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ठीक है, और लीगो जो अभी है उसको बनने में टाइम लगा, ऐसा कहते हैं 2030 तक ये पूरा होगा अभी। ओके, और ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और ये पूरे 30 सालों तक काम करेगा। इसका लाइफ स्पैन कहीं लिखा होगा, इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो लगभग लगभग 30 साल का होगा। मतलब 30 साल तक कोई भी ग्रेविटेशनल वेव वहाँ से गुजर रही होगी तो वहाँ पर वो स्टडी कर पाएंगे। यही पूरा ऑब्जर्वेशन है। ओके, एंड डेफिनेटली बहुत सारे डेटा मिलेंगे इस पे, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलने वाला, और साइंटिस्ट को भी काफ़ी कुछ क्यूरियोसिटी वगैरह नॉलेज वगैरह मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी ये ऑब्जर्वेटरीज वगैरह के पिक्चर्स हैं, इनको छोड़िएगा, यहाँ आते हैं। ये हैं आपके एक्चुअल में वो ऑब्जर्वेटरीज जो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी हैं जो आप देख सकते हैं। देखो 6 ऑब्जर्वेटरी आपको दिख रहे होंगे। ओके, ये जो हैंडफोर्ड है ना, ये वाशिंगटन में, वेयर इज इट, इट इज़ इन वाशिंगटन।
इट इज़ इन वाशिंगटन। और जो लिविंगस्टन है ना वो है बच्चा लूसियाना में, ना लूसियाना में, लूसियाना में। जियो जो है दिस इज़ इन जर्मनी। विर्गो जो है दिस इज़ इन इटली। लिगो इंडिया जो है वो आपको पता ही है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वो पता ही चल गया। और कागरा जो है वो जापान है। ओके और ये अमेरिका वाला जो है ना लीगो हैंडफोर्ड, ये लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और तीसरा जो ऑब्जर्वेटरी है वो भारत में अभी बनने के स्टेज में। और ये लीगो का पूरा नाम आपको पता ही है, पीछे अभी लिखा ही था, लेजर इंटरफेरोमीटर, interferometer gravitational wave observer। interferometer is the main instrument that is used for the study of gravitational wave, चाहे आप जमीन पे लगा के स्टडी करना चाहें या आप अंतरिक्ष में करना चाहते हैं। यही पूरी कहानी है, यही नाम बार बार आपको आ रहे थे वहां पे। आगे हम बात करेंगे एंटी मैटर्स के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एंटी मैटर्स में एक्चुअल में एक बैरियन करके एक पार्टिकल है जो हम लोग यहाँ बात करेंगे, जो सीपी वायलेशन करता है। ओके तो बात करेंगे व्हाट इज द एंटी मैटर, व्हाट इज द सीपी वायलेशंस। सीपी वायलेशंस को हम चार्ज पैरिटी वायलेशंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि न्यूज़ में रहा है। और एंटी मैटर्स पे वैसे भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस 2013-14 के आस पर प्रीलिम्स में दिए हुए हैं, ठीक है ना। और एंटी मैटर्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी पुरानी चीज़ है। तो एक क्वेश्चन तो और दिखाना बनता है, देखते जाइए आप, बस देखते जाइए बच्चों। देखिए जो टाइम गया गया, अभी तो बस देखते जाइए क्या। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 2012 में क्वेश्चन आया, सॉरी 2012 में क्वेश्चन आया है, 12 के प्लेस में। सुनना भाई क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट बुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया क्रिएटेड द हेवीएस्ट एंटी मैटर, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटी मैटर। मतलब एंटी मैटर की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्रिएशन, इसका डेवलपमेंट, इसकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It will help to it will make the mineral prospecting and the oil exploration easier and cheaper. It will help probe the possibility the existence of star galaxies. It will help the understanding evolution of universe. ये है आपका questions। फिलहाल इसका ऑयल और उससे कोई एक्सप्लोरेशन और चीपर बनाने का नहीं है, इसके सारी की सारा जो पर्पज़ है उसकी पर्पज़ है ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सेलेस्टिकल बॉडीज की स्टडी करना। देखो असल में जब हम लोग इनकी बात करते हैं, क्या नाम है, आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट साहब की, तो आर्यभट्ट साहब ने कहा कि देखो ये जो ब्रह्मांड है ना वो ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो से उन्होंने यूनिवर्स को समझाने की कोशिश की। समझिएगा, पहले ज़ीरो से उन्होंने ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा स्टैटिक तो समझ ही रहे हो, हाँ, लेकिन मेरे क्लास वाले बच्चे एकदम खुश होंगे, अरे सर मज़ा आ जाता है ना एकदम। कैसे आप स्टैटिक से, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, करंट अफेयर्स आप यहाँ सुनते रहना, ठीक है। तो आर्यभट्ट साहब ने ज़ीरो के थ्रू ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश की। कैसे समझाया, उन्होंने कहा देखो जो जीरो है ना एक मैथमेटिकल वैल्यूज है, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की, पर जीरो के बेसिस से ब्रह्मांड को समझाने की जो कोशिश की वो आर्यभट्ट ने की। जीरो जो है वो दो मैथमेटिकल वैल्यू से मिलकर बना हुआ, एक प्लस और एक प्लस के साथ एक माइनस, और एक प्लस में एक माइनस को जोड़ तो दोनों मिलकर हो जाता है जीरो, दोनों मिलकर हो जाता है जीरो। अब इसी को समझने के लिए प्लस को मान लो अब एक मैटर है, ठीक है, समझना मैटर है, माइनस जो है वो एक एंटी मैटर है, और यही प्लस और एंटी मैटर को जोड़कर बनता है क्या, जीरो इज इक्वल टू ब्रह्मांड है। इसका मतलब ब्रह्मांड जो है वो मैटर और एंटी मैटर से मिलकर बना हुआ है। इट मींस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर्स। ब्रह्मांड मैटर एंटी मैटर से मिलकर बने हुए हैं जो आपके सामने, ठीक है। अच्छा अब मैटर एंटी मैटर होते क्या, इनको समझाना हो तो ये दोनों ऐसे होते हैं जिनकी मास दोनों के समान होते हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट चार्जेस। अगर ये प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज है, और अगर ये माइनस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज है। इस तरीके से मैटर एंटी मैटर को डिफाइन करते हैं। How to define matter and antimatters? These both two have same mass but they have opposite charges. This is the way to define the matter and antimatter. Simplest way. इसको ध्यान रखिएगा। तो these both two have same mass but they have opposite charges. ठीक है। अब देखो matters आपको बताऊं तो वो चीजें होती हैं जिनमें मास होता है, ओके, और those occupy certain space in the ब्रह्मांड, और जो ब्रह्मांड में जगह घेरते हैं उन सबको हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। स्कूल टाइम से आपने पढ़ा होगा, matters are those which have a mass and occupy certain space in the ब्रह्मांड are called as a matter। तो ये हो गया आपका मैटर, समझिएगा, मैटर हो गया, ठीक है ना। अब एंटी मैटर, अब देखो मैटर तो सबके सब हो गए, मैं मैटर, आप मैटर, मेरा किडनी मैटर, मेरा स्टडी, मेरा चेयर मैटर, मेरा बॉटल मैटर जिसमें मेरी कॉफ़ी होती है, जिसमें मेरा
बॉट सब कुछ, सब मोबाइल वोबाइल, चप्पल वप्पल, जूते वूते, है ना, कपड़े वपड़े, सब बोर्ड बोर्ड, सब मैटर, आप मैटर, मैं मैटर, सब, जमीन मैटर, आसमान मैटर, जो चीज़ें सब देख लो, सब मास 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 मास। अब सर एंटी मैटर बता दो। एंटी मैटर बहुत कम पता है। जैसे प्रोटॉन है तो उसका एंटी प्रोटॉन जो हो गया वो एंटी मैटर हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका पॉजिट्रॉन जो ले लो वो एंटी मैटर हो गया, ऐसे समझ लो। पर एक बार बोलूंगा, एंटी मैटर जो है दे आर वेरी लेस नोन, ये बहुत कम पता है। ओके, तो इसको हम डिस्कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कवर किया जा रहा है। इसको आर्टिफिशियली भी बनाया गया, आपको बताऊं, आर्टिफिशियली भी एंटी मैटर बनाए गए। आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने पीछे एक्सपेरिमेंट बात की थी, सर्न एक्सपेरिमेंट, जहां पर हम गार्ड पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे। तो जब गार्ड पार्टिकल स्टडी की जा कर जाने के लिए जो सर्न प्रयोग हुआ है यूरोप में, वही स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा, उस एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊं आर्टिफिशियली वहां पर कुछ समय के लिए एंटी मैटर्स ही बने थे। जो डिटेक्टर्स थे उन्होंने उसकी स्टडी की थी, वही एलाइस, एटलस, सीएमएस, एलएससी भी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही हैं। और एंटी मैटर की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है उस बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एंटी मैटर की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एंटी मैटर की मदद से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। ओके, ब्रह्मांड कहाँ से आया, कैसे आया, शुरुआत में ब्रह्मांड में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी थी, वो समझने के लिए ये ज़रूरी है। ओके, तो आइए बात करते हैं क्या न्यूज़ आता है उस पर बात करते हैं। देखो, सर्न का एक्सपेरिमेंट है जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी, एलएससीबी। ओके, एलएससीबी अभी सुना था आपने? हाँ सर, अभी आपने बोला था कि जो सर्न के एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो डिफरेंट डिटेक्टर्स बनाए गए, उसमें से एक डिटेक्टर का नाम है एलएससीबी। हाँ, वही एलएससीबी, ठीक है ना। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि चार्ज पार्टी वायलेशंस वायलेशंस हैं बैरियॉन्स को लेकर। अब यहाँ तो बात होती है बैरियॉन्स क्या होता है, बात करते हैं। बैरियॉन्स भी एक तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसके पहले मैटर, एंटी मैटर्स क्या होते हैं उस पर देखो, आपके सामने मैंने लिख दिया है। मैटर्स, अगर मान लो कोई एटम है, जैसे प्रोटॉन, एलिमेंट्स, न्यूट्रॉन्स, तो एंटी मैटर उसके एंटी एटम है। जैसे प्रोटॉन का हो गया एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का हो गया पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन का हो गया एंटी न्यूट्रॉन। एंटी न्यूट्रॉन को एन के ऊपर बार लगा देते हैं। चार्ज इनमें नॉर्मल है तो इनमें अपोजिट चार्ज, अगर ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ऐसे समझ लो। इंट्रैक्शन ये स्टबल होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, ये एनिहिलेट्स विथ मैटर्स, ये फ्यूज होकर कुछ चीजें बनाते हैं। ये एज अ स्टेबल फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे एनिहिलेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने नीचे लिखा भी है। एनिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है मैटर और एंटी मैटर्स पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं, जिससे एनर्जी भी बनती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एनिलेशन। तो यहाँ पर एनिलेट्स विद द मैटर्स, तो एंटी मैटर्स जो होते हैं वो मैटर के साथ मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, तो ये एंटी मैटर के साथ मिलेगा। लेकिन मैटर्स एक स्टेबल फॉर्म में होते हैं, ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, पर एंटी मैटर्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैटर्स वगैरह बिग बैंग के साथ ही ब्रह्मांड में आना शुरू हुए हैं, ठीक है। एंटी मैटर्स नेचुरली भी हैं, कुछ क्रिएटेड है नेचुरली जो कॉस्मिक रेज वगैरह में है, और आर्टिफिशियली जो एलएससी वगैरह में हमने बनाए भी हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो मैटर एंटी मैटर के बारे में है। और एंटी मैटर की स्टडी इसलिए भी जरूरी है, जैसे एक क्वाइंस के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल्स। अगर दोनों पहलू आपको पता चल जाए तो क्वाइंस की पूरी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। तो ब्रह्मांड मैटर एंटी मैटर से मिलकर बना है। मैटर आपको पता ही, एंटी मैटर पता चल गया तो ब्रह्मांड को आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई हेड पता है, टेल्स नहीं पता, दोनों पता चला तो आपको क्वाइंस की क्वालिटी पता चल जाएगी। वही चीजें हैं यहाँ पर। अब देखो, सीपी वायलेशंस में चार्ज पैरिटी वायलेशन जिसे कहते हैं, इसमें सीपी सिमेट्री क्या होती है? सीपी सिमेट्री कहती है कि मैटर एंटी मैटर शुड बिहेव आइडेंटिकली, है ना, दोनों आइडेंटिकली एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए। और सीपी वायलेशन क्या कहता है कि भाई डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ओ, तो सर मैटर और एंटी मैटर अगर डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इसको हम सीपी वायलेशन कहते हैं। 100% चार्ज पैरिटी वायलेशन इसी को कहते हैं। यहां पर चीजें जो होती हैं वो इस सिमेट्री हो जाती है, ना कि सिमेट्री होती है। और ये जो होता है लॉज ऑफ फिजिक्स, यहां पर नॉट आइडेंटिकल फॉर पार्टिकल एंटी पार्टिकल, जो ये बताता है, मतलब यहां पर लॉ ऑफ फिजिक्स जो है ये कंफर्म भी नहीं होता है, क्योंकि मैटर एंटी मैटर्स, पार्टिकल एंटी पार्टिकल दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को समझने के लिए आपको बताऊं, ये हेड्रॉन्स, हमें बात करनी है बैरियॉन्स पे, पर बैरियॉन्स को समझने के लिए हमें चलना होगा हेड्रॉन से।
हेड्रॉन्स हम उसे कहते हैं फिजिक्स में जिसके अंदर जो एक्चुअल में क्वार्क से मिलकर बना होता है। ओके, हेड्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। हेड्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। हेड्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हेड्रॉन्स दो तरह के होते हैं, बेरियॉन्स और मेसॉन्स। बेरियॉन्स अगर 3 क्वार्क है उनको हम बेरियॉन्स कहते हैं, और अगर 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 क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स दोनों से मिलकर अगर कोई बन रहा है हेड्रॉन तो वो मेसॉन कहलाता है। समझिएगा। तो हम एक्चुअल में जो बात करने वाले हैं वो बैरियॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो एक बैरियॉन्स है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ क्वार्क्स 3 होता है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्वार्क्स 3 होता है। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल जैसे लेमडा है, सिग्मा है, ओमेगा है, डेल्टा है, ये सब एक तरह से आपको बताऊं, ये सारे बैरियॉन्स के एग्जाम्पल होते हैं। इनके अंदर क्वार्क्स की संख्या 3 मिनिमम 3 होती है, मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। ठीक है। अब देखो बैरियॉन्स जो होते हैं फिजिक्स में ये कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ वैलेंस क्वार्क्स होते हैं, जैसे आपने देखा 3। अच्छा, 3 क्वार्क्स मेड ऑफ 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं कौन? बैरियॉन्स, पहली प्रॉपर्टी जो है। दूसरा, जैसे लैम्डा एक बैरियॉन है और लैम्डा भी बैरियॉन के अंदर है ना, ये जो क्वार्क्स हैं वो अप हैं, डाउन है, बॉटम क्वार्क हैं, 3 हो गए, 3 क्वार्क, ओके। और एंटी बैरियॉन जो होते हैं मेड ऑफ 3 एंटी क्वार्क्स, मैटर का एंटी मैटर होता है, वैसे बैरियॉन का एंटी एंटी बैरियॉन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेड ऑफ 3 एंटी क्वार्क्स हो जाएंगे। ये चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको फिजिक्स में ले गया हूं मैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स में, थोड़े टेक्निकल चीज़ों पे। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर इन सब चीज़ों में बैरियॉन्स बताना था। इस पीडीएफ को निकालेगा और जोड़िएगा। बैरियॉन्स एक तरह के हेड्रॉन्स होते हैं और हेड्रॉन्स हम उनको कहते हैं जिनमें क्वार्क्स होता है, और बैरियॉन्स में भी क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। और क्वार्क्स की संख्या 3 होनी चाहिए, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। तो बैरियॉन्स जितने भी होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा, ओमेगा, डेल्टा, ये सारे असल में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो लैम्डा बैरियॉन पे हुआ है, जिसको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले, और जहां पर सीपी वायलेशन मिला है, यही वो पूरी 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 रिसर्च है जिस पे हम बात करने वाले हैं। इसीलिए हम आपको ये सारा का सारा बैकग्राउंड बता रहे थे, ठीक है। और आगे आओ, यहां देखो एलएससीबी जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, एलएससीबी का नाम है ना। इसके अंदर डिस्कवरी क्या, एक्सपेरिमेंट क्या है, सन एलएससीबी के अंदर किया गया। पार्टिकल स्टडी किसकी की गई? लैम्डा बी की गई, लैम्डा बैरियॉन की गई। डीके क्या है इनमें? प्रोटॉन, केऑन और 2 पियॉन्स में ये डीके होते हैं। रिजल्ट क्या है? फर्स्ट कंफर्म द सीपी वायलेशन इन द बैरियॉन्स के अंदर सीपी वायलेशन पाया जाता है। यही जो है मैं आपके इस बारे में बता रहा था, ओके। अब इसकी स्टडी क्यों जरूरी है? पहली चीज, यहां पर सिमेट्री नहीं मिली है, यहां पर एसिमेट्री मिली है बिटवीन मैटर और एंटी मैटर के बारे में। जबकि हम लोगों ने बार बार देखा क्या, अगर मैटर है तो एंटी मैटर होना चाहिए, लेकिन यहां सिमेट्री कहां मिल रही है? मैटर एंटी मैटर यहां पर नहीं मिल रही है, पहली चीज, ओके। और दूसरी चीज, आज जो यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है करंट रूप में, वो कैसे कर रहा है? और तीसरी चीज, पार्टिकल फिजिक्स को समझने के लिए जो स्टैंडर्ड मॉडल, सबसे हाईली वैलिड मॉडल और थियरी है, उसके बारे में भी ये प्रूफ करेगा। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, HEPS। फिर बात कर लेते हैं हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, HEPS। एक तरह से एडवांस एक्सरे टेक्नोलॉजी है, और इस पे चाइना ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और भारत भी इन पे काम कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चीज़ों को समझेंगे थोड़ा क्या है, ओके। तो आइए, HEPS हाई एनर्जी फोटोन सोर्सेस, इंफॉर्मेशन समझिएगा आप अपडेट्स के लिए, ओके। HEPS सिंकोट्रॉन के बारे में, अच्छा आपको फिर याद है जब हम लोगों ने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की बात की थी, सॉरी जब हम लोगों ने सर्न एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने कहा था कि सर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो स्विस ट्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा गार्ड पार्टिकल की स्टडी के लिए हुआ है। इसके अंदर पार्टिकल एक्सेलेटर बनाए गए हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो पार्टिकल एक्सेलेटर हैं वो सर्कुलर शेप के एक्सेलेटर हैं, ओके। और ये सर्कुलर शेप के एक्सेलेटर 3 जो मैंने आपको बोला था, साइक्लोट्रॉन याद आ रहा होगा, सिंकोट्रॉन, सिंकोट्रॉन, और तीसरा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। इनमें से सिंकोट्रॉन देखो यहाँ न्यूज़ में आ रहा है, ये देखो, ओ तो सर ये एक्सेलरेटर है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स को ले जाके बहुत तेजी से वहां पे मूव कराते हैं, हाँ। और ये सर्कुलर शेप है, हाँ, ये चीज आपको बता दी मैंने पहले। ये पूरा एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ है? ऑरोई डिस्ट्रिक्ट, जो कि बीजिंग के पास है,
और सिंकोट्रॉन एक लाइट सोर्स के फॉर्म में, 4th जनरेशन सिंकोट्रॉन लाइट सोर्स के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। ये डिजाइन क्यों किया गया है? असल में हमें डिजाइन टू प्रोड्यूस अ अल्ट्रा ब्राइट एक्सरे यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। ओके, और ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो यूजिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ 1.36 किलोमीटर रिंग के अंदर हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, मतलब स्टडी करनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे रिसर्च में क्या, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टाइम रेजोल्यूशन कितना है? 10,000 टाइम्स बेटर देन द 3rd जनरेशन सिंकोट्रॉन। तो ये जो सिंकोट्रॉन है, जो 4थी जनरेशन का बोल रहे हो, ये 3rd जनरेशन के जो सिंकोट्रॉन है, जो पार्टिकल एक्सेलेरेटर स्टडी करने के लिए, उनसे ये काफ़ी हद तक बेटर है। अगला क्या कह रहा है? पेनिट्रेशन पावर कितना है? डीप एक्सरे पेनिट्रेशन फॉर नैनो स्केल इमेजेस। मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर जो एक्सरे बीम्स जो काम करते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी गुना बेटर काम करने वाला। अब आपको अभी बाद में एप्लीकेशन में बताऊंगा कि सो मच इवन मोर पेनिट्रेशंस इवन बेटर देन अर्लियर। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है? नैनोमीटर स्केल पे हम चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं, मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी स्ट्रक्चर को देखना है, इस तरह के एक्सरे की मदद से हम चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। स्मॉल सैंपल की एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत ही टाइनी प्रोटीन क्रिस्टल्स वगैरह हैं तो उनको इफेक्टिव तरीके से इस एक्सरे की मदद से देख सकते हैं। तीसरा, किस किस फील्ड में इसका बेनिफिट है? बायोमेडिकल में, मटेरियल साइंस में, एनर्जी में और मैटर पार्टिकल्स फिजिक्स में। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसकी स्पीड जो है रिड्यूसेस द एक्सपेरिमेंटेशन टाइम फ्रॉम द डेज टू मिनट्स। किसी एक्सपेरिमेंट को करने में जहां पर दिन लग जाते हैं, उनको ये बहुत ही फास्टली, अगर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाए तो बहुत तेजी से इन चीज़ों की स्टडी कर लेंगे। ओके, चैलेंजेस क्या है? इन बीम को स्टेबल रखना इतना आसान नहीं है। ओके, और कंपोनेंट को बनाकर उनकी ट्यूनिंग कर पाना भी आसान नहीं है। मतलब ये चीज़ें, ये एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है, ठीक है, जिससे हम चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब आपसे बताऊं तो भारत भी सिंक्रोट्रॉन्स में कुछ काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे एक आपको मिल रहा होगा RRCAT जगह है, लैब इंदौर में, जहाँ पर इंडस 1 इंडस 2 टाइप के सिंक्रोट्रॉन्स हमारे देश ने खुद भी बनाए हैं। 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के हैं, जहाँ पर हाईलाइट सॉफ्ट एक्सरे VUV सिंस 1999। और 3rd जनरेशन के जो सिंक्रोट्रॉन्स हैं वो भारत है 26 बीम लाइंस के बेसिस पर काम कर रहा है। ओके, इससे फायदा क्या होने वाला है चाइना को कि ठीक है, एडवांस एक्सरे टेक्नोलॉजी चाइना के पास और ज़्यादा आ जाएगी। रियल टाइम बेसिस पर किसी मॉलिकुलर रिसर्च को कर पाना, जेनेटिक्स, DNA, है ना, इन सब चीज़ों की स्टडी काफ़ी आसान हो जाएगी। और एक तरह से एक ग्लोबल लीग है जो फोटोनिक इनोवेशन में जाएगा, क्योंकि एक्सरे वगैरह क्या है, ये लाइट्स के ही पार्टिकल्स हैं, ठीक, एक्सरे, गामा, माइक्रो रेडियो लाइट्स में ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं फोटोनिक्स यानी फोटो लाइट्स वगैरह में एक रिवोल्यूशन होगा इस तरह की स्टडी का, वो हम यूज़ कर सकेंगे कमिंग फ्यूचर में बहुत सारे डिसिप्लिन में। अगला टॉपिक है जायंट रेडियो सोर्सेस। अब जायंट रेडियो सोर्सेस पे थोड़ी सी बात करेंगे। क्या सोर्सेस हैं जो अंतरिक्ष में इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, देखिएगा। 34 न्यू जायंट रेडियो सोर्सेस जो डिस्कवर किए गए हैं, 34 नए जायंट रेडियो सोर्सेस डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है ना। किसकी मदद से? तो भारत का एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर यूजिंग द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की मदद से, जो भारत का अपना एक टेलीस्कोप है, जिससे हम लोगों ने 34 नए जायंट रेडियो सोर्सेज स्टडी की गई है। और आपको बताऊं तो जायंट रेडियो सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। दूसरा, अगर बात करें तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। तीसरा, जो जेट्स ऑफ द प्लाज्मास वगैरह, प्लाज्मा इज द सोलर लाइट एमिशंस और चार्जेस, उस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें रेडियो लोब्स वगैरह होते हैं, मैसिव रेडियो लोब्स होते हैं। और फाइनल स्टेज ऑफ रेडियो गैलेक्सी इवोल्यूशंस वगैरह को समझने में मदद करते हैं, ठीक है ना। और सुनिएगा, GMRT है क्या? जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप, ये भारत द्वारा बनाया गया है। इसको ऑपरेट करता है NCRA और TIFR। NCRA मतलब नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप अरे है जो लो फ्रीक्वेंसी पर स्टडी करता है। अरे का मतलब होता है बहुत चीज़ों को जोड़कर अरेंज करके स्टडी कराने वाला। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी डिस्कवरी से? क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टडी से फ़ायदा हुआ है? रेडियो गैलेक्सीज के विकास को समझने में मदद मिलेगी। इंटर गैलेक्टिक मीडियम स्टडीज़ मदद मिलेगी, गैलेक्सीज वगैरह के बीच बीच में क्या चीज़ें, उन चीज़ों को समझने में। ब्लैक होल गैलेक्सी रिलेशंस क्या है, और कॉस्मिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग में, जो कॉस्मिक वेव्स हैं, कॉस्मिक मैटर्स हैं, कॉस्मॉस है, ब्रह्मांड है, मतलब मिला जुला कर वही ब्रह्मांड, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड। बात करेंगे दक्षा प्रोजेक्ट क्या है, दक्ष या दक्ष प्रोजेक्ट क्या है, देखिएगा।
तो दक्षा प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में इंडिया का हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप इनिशिएटिव है, जो दक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आप याद रखिएगा, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। ये कोलैबोरेशन है जिसमें कई लेबोरेटरीज हैं, जैसे PRL है, TIFR है, RRI है। ये सारे के सारे इसके पीछे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के पीछे। PRL वही फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, TIFR आप पीछे ही देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और RRI जिसको अब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। यहाँ पर हम 2 एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है जो हमने बनाया है, और जहाँ हम हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स की फिनोमेना जो हो रही है अंतरिक्ष में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ईच सैटेलाइट विल कैरी 3 टाइप्स ऑफ द सेंसर्स, है ना। हर सैटेलाइट्स के अंदर 3 तरह के सेंसर्स लगाए जाएंगे, जो लो से हाई एनर्जी गामा रेस को डिटेक्ट करेंगे, जो ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे गामा रेस वगैरह निकल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ग्रेविटेशनल वेव के सोर्सेस को समझना है, कहाँ से आ रहे हैं। गामा रे बस्ट जो हो रही है, इस पर एक वीडियो भी मेरा पुराना होगा, आप देखना चाहें गामा रे बस्ट क्या होता है, उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। इसके अलावा जो कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह की मर्जिंग होती है, तारों की लाइफ साइकिल में एक फेज आता है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स, वो कैसे फ्यूज़ हो रहा है उसको समझने में मदद करेगा। ब्लैक होल वगैरह को भी समझने में काफ़ी मदद करेगा, जो ब्रह्मांड में इस तरह की घटनाएं जो हैं पहले हो चुकी हैं। तो कैसे, मान लो कोई तारा है, कोई ब्लैक होल बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। डिज़ाइंस सिग्निफिकेंस देखा जाए तो 2 सैटेलाइट्स को अपोजिट अर्थ के ऑर्बिट्स में लगाते हैं। ओके, और अपोजिट अर्थ का मतलब होता है कि ऐसे समझो, अर्थ ऑर्बिट मतलब एक जैसे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, एक ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, मतलब इस तरीके से, है ना। एक ऐसे मूव करेगा, एक ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से ऑर्बिट जो होगा वो चीज़ें मूव करेंगे, है ना। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस तरह की चीज़। तो ये इस कंडीशंस में हम सैटेलाइट्स को लगाएंगे, जिससे पूरी स्काई का कवरेज हो, बेटर प्रिसीजन होंगे, बेटर एक्यूरेसी होगी गामा रेज मिशंस में, रैपिड रिस्पॉन्स होगा ग्रेविटेशनल वेव को समझने के लिए। साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है अगर देखा जाए तो मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी इम्प्रूव करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स और गामा रेस को समझने में मदद मिलेगी, मतलब कॉस्मिक एवोल्यूशन होगा, ब्लैक होल समझेंगे, प्राइमोडियल ब्लैक होल्स क्या होते हैं, मास विंडोज वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ रिलेटेड मिशंस हैं इस तरह के काम करने के लिए, जैसे एस्ट्रोसैट है, फर्मी टेलीस्कोप है, स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है। तो एस्ट्रोसैट जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो भारत का था, इसरो ने जो भेजा था, भारत दुनिया में 5वां कंट्री बना था, इसने अपना एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स लॉन्च किया था, एस्ट्रोसैट। और ये न्यूज़ था 2015 के आसपास, है ना। ये उस ज़माने में 2016 के आसपास एस्ट्रोसैट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी रहा था। मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी था, एक्सरे, यूवी, ऑप्टिकल वेव्स वगैरह से स्टडी कर रहा था। इसी तरह का कंसेप्ट फर्मी टेलीस्कोप नासा ने किया है, स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी भी नासा ने सेटअप किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी वही हैं कि कह लो इस तरह की चीज़ें, ब्रह्मांड की गुत्थियाँ सुलझाएंगी, कॉस्मिक मैटर, कॉस्मिक डस्ट, है ना, ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड में मतलब मिस्ट्रीज ऑफ द ब्रह्मांड, है ना, ऐसे कह सकते हो, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ ब्रह्मांड। ये दक्षा प्रोजेक्ट है जो स्क्रीन पे दिया गया, फिलहाल इसके बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं, फिर भी एक चलते चलते इसको देख लेते हैं। गामा रे बस जैसी घटनाओं को देखने के लिए ये प्रोजेक्ट है जो लेबोरेटरीज के लिए काम कर रहे हैं, हमने पहले ही देख लिया है। हाई एनर्जीज डिटेक्शन वगैरह को आसानी से पता कर लेगा, गामा रेस बस्ट वगैरह की घटना जो ब्रह्मांड में होती है, प्राइमोडियल ब्लैक होल्स की कंडीशंस की स्टडी करेगा, न्यूट्रॉन स्टार्स की मर्जिंग वगैरह से क्या इफेक्ट आता है उसकी स्टडी करेगा। इसमें 2 सैटेलाइट्स को हम अपोजिट डायरेक्शंस ऑर्बिट में लगाते हैं, जैसे स्काई अच्छी तरह कवर हो। बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो इस तरह के काम करने के लिए पहले भी भेजे जा चुके हैं, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे भी रिलेटेड मिशंस, और यहाँ दोबारा फिर कॉपी हो जाती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। जहाँ पर मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी की मदद से एस्ट्रोसैट मिशन भारत ने भेजा है इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, फर्मी नासा का गामा रेस की मदद से है, और ऑब्जर्वेटरी जो है स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी नासा का है, वो भी गामा रे बस जैसी घटनाओं को देखने की मदद से इसकी स्टडी करेगा। अगला टॉपिक है दैट इज़ अ हाइड्रोजन लाइन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ हाइड्रोजन लाइन। हाइड्रोजन लाइन 21 सेंटीमीटर लाइन के नाम से भी कह सकते हैं आप। क्या होता है ये हाइड्रोजन लाइन या 21 सेंटीमीटर लाइन? बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, जरा समझने की कोशिश करना। देखो, पहले तो हम इसको 21 सेंटीमीटर लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 21 सेंटीमीटर लाइन के नाम से जानते हैं। ओके, हाइड्रोजन एटम एक तरह से एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम को मैं मान लेता हूँ, और ये बात करूँ कि एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम की अगर जनरली वेवलेंथ देखें तो 21 सेंटीमीटर होती है,
ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज आपको मिलेगी। ओके, असल में हाइपर फाइन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन, ओके, ये है कि आपको बताऊं कि वैसे हाइड्रोजन के बारे में कह रहा था, हाइड्रोजन अगर न्यूट्रल हाइड्रोजन है, किससे मिलकर बना है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है हाइड्रोजन। ओके, और ये बोथ हैव अ स्पिन गाइस, है ना, बोथ हैव अ स्पिन। इनमें स्पिनिंग पाई जाती है, जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिनिंग पाई जाती है, और स्पिनिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्वांटम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें स्पिनिंग पाई जाती है, और क्वांटम पार्टिकल्स का मतलब होता है, मिसलेनियस टॉपिक में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, स्मॉल टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल को हम क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम क्वांटम पार्टिकल कहते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नेचर पे जाकर स्टडी करना तो आप क्वांटम टर्म्स यूज कर सकते हो, और क्वांटम में स्पिनिंग पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, इसकी जो स्पिनिंग होती है ना, उसके हिसाब से इसका बिहेवियर चेंज होता है, हाइड्रोजन वगैरह के बिहेवियर चेंज। जैसे मान लो अगर अलाइंड है स्पिन, सारे के सारे देखो सेम डायरेक्शंस में है, तो वहां पर उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और अगर अलाइंड नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब स्पिनिंग की बात हो रही है, इसकी एनर्जी लेवल कम होता है, इसका एनर्जी लेवल कम होता है, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे एक बात समझना, इसकी ओरिजिन के बारे में, हाइपर फेन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन के बारे में हम बात करेंगे। असल में क्या है, ये एक इंट्रैक्शन होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है मूवमेंट्स, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखो, इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज अ हाइपरफिन ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन। हाइपरफिन ट्रांजिशन जो टर्म है वो किसको कहते हैं? कि इंटरेक्शन जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होता है हाइड्रोजन के अंदर। एक हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके बीच में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होता है उनके इंटरेक्शन को हम कहते हैं हाइपरफाइन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इस तरह के मैकेनिज्म से हम हाइड्रोजन से एनर्जी अधिक और कम कर सकते हैं। जिस तरीके से हाइड्रोजन के अंदर के कंपोनेंट होंगे उनका फ्यूजन जिस तरीके से हम कराएंगे, अगर सेम डायरेक्शन में कराएंगे, चाहे सीधा हो या उल्टा उल्टा हो, वहां पर एनर्जी ज्यादा आती है, और अगर एंटी स्पिनिंग कराते हैं तो उसकी ऊर्जा कम आती है। इस तरह की चीजों से आपको बताऊं, यही हाइड्रोजन है जिससे ब्रह्मांड बना है, और हाइड्रोजन ब्रह्मांड का पहला एलिमेंट है जो ब्रह्मांड में आया था। तो हाइड्रोजन आने के पहले उसके बेसिक यूनिट्स ही तो आए होंगे। जैसे आप मान लीजिए प्रोटॉन आया होगा, न्यूट्रॉन आया होगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पीछे कौन होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पीछे प्रोटॉन्स। आपको एक बात मैं बता दूं, सुनो जरा समझना, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, समझना, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट में आपको क्या मिला सर? एक प्रोटॉन मिला और एक न्यूट्रॉन मिला, समझना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है पता है? प्रोटॉन मिलकर बना होता है 3 क्वार्क से। न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है 3 क्वार्क से। पर यहां पर क्या होता है? 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन में क्या होता है? 1 अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होता है न्यूट्रॉन में। तो यही अप और डाउन जो मैं आपको स्पिनिंग कह रहा था, इसी बेसिस पर बनता है प्रोटॉन, इसी बेसिस पे बनता है न्यूट्रॉन, और यही न्यूट्रॉन आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटॉन हाइड्रोजन। तो एक सिमेट्री है एक तरीके से जिससे बन रहा, उसी के बारे में लिखा जा रहा है यहां पर। पास में आ रही, ये उसी सिमेट्री को हम कहते हैं अप एंड डाउन। आपको मैंने बार बार कह रहा हूं, ये जो क्वार्क्स वार्क्स के जो पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं, ये हैं क्या? ये सारे के सारे कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। और टोटल कितने फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो अभी तक ढूंढे गए हैं? 17। इन्हीं 17 फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल से पूरा ब्रह्मांड बना है। वही चीजें आपको यहां बता रहा हूं। तो 20 सेंटीमीटर रेडियो वेव जो होता है, जब एक न्यूट्रल हाइड्रोजन होता है, उसका वेवलेंथ आपको यही मिलता है 21 सेंटीमीटर। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन फ्रॉम द न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स जो होता है, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइन, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइन। ये चीज ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब बात होगी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो हम लोग यहां पर इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज, 27 सेंटीमीटर रेडियो वेव जो होगा, ये एमिटेड होगा कहां से? एटॉमिक हाइड्रोजन से, जिसकी इज अ क्रूशियल इन द एस्ट्रोनॉमी फॉर सेवरल रीजंस। इट अलाउज द एस्ट्रोनॉमर्स टू प्रोब द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ गैलेक्सीज, मैप द इंटरस्टेलर मीडियम एंड स्टडी ऑफ द अर्लियर यूनिवर्स। तो गैलेक्सी को अगर हम कहें, उसके डायनेमिक इफेक्ट्स को समझने के लिए ये हाइड्रोजन 21 सेंटीमीटर रेडियो वेव्स की मदद ली जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मांड को समझने के लिए भी इसकी मदद ली जाएगी। तो ये एप्लीकेशंस आएगा, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन मार देना। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो न्यूज में रहे हैं, जो मैंने आपको करा दिया है। बाकी फिर लास्ट में चलते चलते आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसकी पीडीएफ डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाकर ले लें और अपना समय बचाएं फटाफट।
और ये वो टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अभी मैं आपको मिल जाऊंगा, और यूट्यूब पर जहाँ मेरी क्लास सुन रहे हैं वो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर रवि अग्रहरी क्लासेस। यहाँ पर हमेशा जुड़े रहिएगा, ठीक है। वैसे तो साल भर में आपको एक्टिव मिलता हूँ, पर उतना एक्टिव जितना आपको एग्जाम के टाइम में मिलता हूँ वो आपको साल भर तो नहीं मिलता, क्योंकि मैं एक फिजिकल टीचर हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। बाकी ध्यान रखिएगा, ठीक से एग्जामिनेशन दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये किताब है, इसको पढ़ लीजिएगा, जहां से मैं खोल खोल के आपको यूपीएससी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखा रहा था। 103 साल पुराना क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, वो सब मैं आपको दिखा रहा था, आइंस्टाइन वाला, ठीक है। वो सब आपको इन किताबों में दिया गया है। इन किताबों को देखने से आज सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आपको ये समझ में आता है इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा क्यों नहीं, आपने 3 अटैम्प्ट दे दिए फिर भी। इसलिए ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, और इसको पढ़ने के बाद कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल या मैसेज ज़रूर करिएगा। इसके अलावा बाकी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन देखनी है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप चले जाइएगा, वहाँ पे मैसेज पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस भी पता चल जाएंगी। और लास्ट सूचना, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मैंने बताना शुरू कर दिया है। एंथ्रोपोलॉजी का बैच जो है वो आपको स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 150 से 200 बच्चे ही लेने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय 900 से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पर ऐड हो चुके हैं, पर अभी मैंने एडमिशन नहीं लिया है। ये जो मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल बाय रवि अग्रहरी सर, तो यहाँ पर जुड़े रहिएगा। बाकी आप को अपडेट दे दूंगा बैच कब आ रहा है। ये बैच करीब करीब 6 मंथ का होगा, क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड बैच है, मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। टेस्ट पेपर वगैरह भी काफ़ी हैं, मेहनत ज़्यादा करनी है। और ये सारा का सारा सेशन जो होगा वो लाइव सेशन होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, 20-25 साल वाले टीचर्स जिसने पढ़ाए हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऑप्शनल में आप 300 प्लस स्कोर कर जाते हैं आउट ऑफ 500 में से, आपके सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आराम से बैठेगा, है ना, और कोशिश कीजिएगा 300 प्लस मार्क्स लाने के लिए। का अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम से ही ले लीजिएगा, और बहुत ही लिमिटेड टाइम दूंगा, क्योंकि अब 900 लोग में से 150-200 ही ले पाऊंगा। वो आप देख लीजिएगा, जिसको जो करना होगा कर लीजिएगा। शुरुआत में ही होगा, बाद में नहीं लूंगा, और साल में एक ही बैच लूंगा, ये भी मैं बता देता हूँ। इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है, चलेगा, क्योंकि इन्हीं 150-200 बच्चों को मैनेज कर पाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाकी अगली क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।